परीक्षा में जीएस फोर्थ पेपर आप सबके सामने है, आप इसको देख रहे हैं और हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक दो सत्र में कोशिश होगी कि सॉल्व हो जाए, मतलब 2 सत्र कम से कम लगेंगे। और मैं सवाल हल करने में कुछ जगह आपसे इनपुट लूंगा, बाकी जगहों पर क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है बाकी लोगों के लिए देखने के लिए भी ऑनलाइन मोड पर उपलब्ध कराया जाए, तो कुछ जगह चर्चा में शामिल नहीं करूंगा आपको। पहला सवाल आप पढ़ लीजिए, देखिए और सोच लीजिए कि आप इसको कैसे हल करते। अब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि ये मैंने पढ़ा रखा है, ये केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दिखाया जाएगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से परिचित हैं। सवाल आपने पढ़ लिया। बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। हिंदी यूपीएससी की शानदार है, दुर्लभ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। अंग्रेजी में भी पढ़ लीजिए क्योंकि कई बार आपको सवाल का ज्यादा सही भाव इंग्लिश में समझ में आता है। विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक। An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice, to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इसमें है ये बात यहां लिखी हुई, क्या? परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी। ऐसे अधिकारी जो मुख्य मुद्दों को क्या करते हैं, और मुख्य मुद्दे की पहचान कहां से करेंगे? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द कोर इश्यूज। उसके लिए एक आइडिया दिया है नीचे, कहीं दिखा था मुझे अभी, क्या? सुशासन, हाँ, प्रभावी सेवा वितरण, न्याय, ये कुछ की टर्म है। इसका तो अगर हम सवाल को हल करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा पहले कि ये जो सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेसी में 2 तरह के इश्यूज होते हैं, एक कोर इश्यू और एक पेरिफेरल इश्यू। कुछ मुद्दे हैं मुख्य मुद्दे और कुछ मुद्दे हैं परिधीय मुद्दे, जो परिधि के मुद्दे हैं। कह रहे हैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे हैं जो परिधीय मुद्दे पर ज्यादा जोर देते हैं और मुख्य मुद्दों की उपेक्षा करते हैं। इससे क्या होता है? इससे गुड गवर्नेंस, प्रभावी सेवा वितरण और न्याय जैसे मामलों की अनदेखी हो सकती है। कहा कि इसका विवरण दीजिए। तो पहले आपको सवाल को क्या करना हो, जितने संभावित भाग उसमें तोड़ लेना चाहिए। तो जरा देखिए कि इसमें एक ब्यूरोक्रेट है या ब्यूरोक्रेसी की बात है। इसी ब्यूरोक्रेसी को 2 तरह के मुद्दे सॉल्व करने होते हैं। एक मुद्दा कैसा है? परिधीय, पेरिफेरल है, और दूसरा मुद्दा है जो मुख्य है, कोर है। कैसे पहचानते हैं हम ये कोर है? इसके लिए हिंट दिया हुआ है सवाल में। क्या दिया हुआ है? हिंट है। कौन से मुद्दे हैं? अगर मुद्दा किससे रिलेटेड है? जस्टिस से। किससे रिलेटेड है? गुड गवर्नेंस से। अगर मुद्दा इफेक्टिव वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो वो कोर मुद्दा है। ठीक है, कैसे हल करोगे सवाल को? कहा है बुद्धिमानी में निहित है किसका ध्यान रखा जाए और किसको अनदेखा किया जाए। तो आपको समझाना होगा इसको कि देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसका पूरा आइडिया किस बात पर टिका हुआ है, आपकी भूमिका कैसे बनेगी।
पहले आप इसकी भूमिका लिखेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सामने कुछ इस तरह की बात है। ये है देखो स्टेट। अब यहां स्टेट का मतलब प्रदेश नहीं है, राज्य। इस स्टेट के क्या है, इस स्टेट के कुछ एथिकल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, आप हिंदी में लिख लीजिए। इसके कुछ नैतिक लक्ष्य हैं। इसके जो नैतिक लक्ष्य हैं जिसके लिए स्टेट काम करता है ना, अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। तो अगर ब्यूरोक्रेट है, पूरे भारत की सेवा कर रहा, तो उसके सामने कौन से मुद्दे सबसे बड़े होने चाहिए? भारत के मुद्दे सबसे बड़े होने चाहिए, जो राज्य के सबसे प्रभावी गोल से जुड़े हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण गोल से जुड़े हुए हैं। तो जरा पहचानो कि स्टेट के ऐसे इथिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। आप पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं स्टेट के, जो ऐसे इथिकल ऑब्जेक्टिव हैं, कौन से हैं? ये प्रायः हैं किससे जुड़े हुए? सिटीजन के राइट से, सिटीजन राइट से जुड़े मुद्दे। संविधान देखते हो तो क्या पाते हो? राज्य और नागरिक की परिभाषा के बाद कहां चले जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स पर। इसका मतलब नागरिकों के अधिकार। अब अधिकारों में क्या क्या है तुम ये भी जानते हो कि सिटीजन राइट्स से क्या जुड़ा हुआ, किसका कॉन्सेप्ट? इसी से जुड़ा हुआ है किसका कॉन्सेप्ट? एम्पावरमेंट का। इसी से जुड़ा हुआ है किसका कॉन्सेप्ट? सोशल जस्टिस का। इसी से जुड़ा हुआ किसका कॉन्सेप्ट? इक्विटी और इक्वालिटी का जुड़ा हुआ है। समानता, न्याय, सशक्तिकरण, ये क्या है? ये राज्य का लक्ष्य है। और राज्य के अधीन सेवा में अगर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? यही लक्ष्य उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो असल में बात क्या बननी चाहिए? अगर मैं बुद्धिमान हूं और मेरे पास बहुत सारे काम हैं तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि मैं इन कामों में क्या तय करूंगा? प्रेफरेंस, ऑर्डर। क्या देखूंगा कि अगर दो मुद्दे मेरे पास एक साथ आ जाएं तो इनमें किसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब देखो ऐसा होगा अक्सर, क्या होगा? ये हमारा, जैसे मैंने गोला बनाया, स्टेट है जो किसके लिए काम कर रहा है? जो काम कर रहा है वेल बीइंग के लिए। किसके लिए? कल्याण के लिए। इसी कल्याण का एक पार्ट क्या है? इसी कल्याण का एक पार्ट समानता, इसी का एक पार्ट न्याय, इसी का एक पार्ट वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। ये स्टेट का लक्ष्य। और जो स्टेट का लक्ष्य है वही ब्यूरोक्रेसी का लक्ष्य। इसी स्टेट के अंदर अब क्या पाओगे? इसी स्टेट के अंदर उसका अपना क्या होगा? उसका डिस्ट्रिक्ट होगा। और इस डिस्ट्रिक्ट के भीतर क्या है उसका? उसका अपना डिपार्टमेंट होगा। तो क्या क्या एक ब्यूरोक्रेसी का काम हो सकता है? एक ब्यूरोक्रेट का काम क्या हो सकता है? इस डिपार्टमेंट का संचालन होगा ना, इस जिले का प्रबंधन, और तीसरा क्या होगा? राज्य के क्या लक्ष्य। तीन बातें होंगी। राज्य के लक्ष्यों को पूरा करना जो असल में संविधान के लक्ष्य, तुम्हारे प्रियम्बल के लक्ष्य। पूरा भारतीय राज्य न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बंधुत्व, बहुत सारे बड़े बड़े आदर्शों पर खड़ा है। इन आदर्शों को अचीव करने की जिम्मेवारी किसकी है? कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में कौन हो तुम? ब्यूरोक्रेट हो तो एग्जीक्यूटिव में तुम हो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका। इसलिए इसको हासिल करने की जिम्मेवारी स्थायी कार्यपालिका की है। अब स्थायी कार्यपालिका के तौर पर अगर राज्य का लक्ष्य तुम्हारे पास है और जिले का प्रबंधन उससे छोटी बात है और डिपार्टमेंट उससे भी, क्या कहा था? ट्रुथ्स का क्या होता है? व्यापकता। तो ये क्या है? ये वाला ट्रुथ जो है स्टेट वाला T1, ये सबसे व्यापक है।
दूसरा वाला इससे T2 इससे कम व्यापक है, और तीसरा वाला, या टी की जगह आप लक्ष्य रखते तो ऑब्जेक्टिव गोल रख देते, G1 G2 रख देते ना, इसको आप T1 की बजाय G1 रख दिए, जी का मतलब गोल G1, फिर दूसरा है G2 और तीसरा है G3। ये क्या है? सबसे कम व्यापक, सबसे कम व्यापक। तो कैसे होना चाहिए? G1 सबसे ऊपर, G2 उसके बाद G3, ये प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर मैं क्या हूं? बुद्धिमान। डिपार्टमेंट किसके लिए बनाया गया है? डिपार्टमेंट के प्रबंधन के लिए बनाया गया है कि राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए? कई बार ऐसे ब्यूरोक्रेट तुमको मिलेंगे जो विभागीय फाइल निपटाने में लगे रहते हैं, विभाग संभालने में लगे रहते हैं, विभागीय कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, और इस प्रक्रिया में वो बहुत बड़े बड़े न्याय, सशक्तिकरण, कल्याण, डिलीवरी का जो पूरा ढांचा राज्य ने खड़ा किया, उसमें वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी क्या कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि अगर आप बुद्धिमान सिविल सेवक हैं तो आपको ये पता करना आना चाहिए कि किस ऑर्डर या किस प्रेफरेंस में आपको निर्णय लेना है। पहला निर्णय या पहली प्राथमिकता आपकी राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति है, दूसरा आपके जिले की समस्याओं का समाधान है, और तीसरा आपका विभाग का प्रबंधन या विभाग के मसलों को हल करना है। इसमें तुम चाहो तो गुड गवर्नेंस के 8 ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस का इसमें जिक्र किया, शायद तुमको पढ़ाया गया। कंसेंसस होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, इक्विटी होता है, इफेक्टिवनेस होता है ना, पढ़ा होगा तुमने, उनका जिक्र कर सकते हो। और गुड गवर्नेंस का जो पूरा आइडिया किसके लिए? विभाग चलाने के लिए कि राज्य के लिए? राज्य के लिए। तो इसका मतलब हमारे कई कर्तव्य होते हैं। एक सिविल सर्वेंट के कितने कर्तव्य हैं? कई। कौन सा कर्तव्य हो गया? G1 के लिए क्या हो गई? D1 ड्यूटी 1, G2 के लिए ड्यूटी 2, G3 के लिए। अब ये तुमको केस सवाल याद आ गया, जहां हम लोगों ने देखा कि बहुत पढ़ा है कई बार, क्या कि जब अलग अलग ड्यूटीज का क्या होता है, टकराव होता है, तो क्या करते हैं? ज्यादा व्यापक ड्यूटी के साथ कम व्यापक ड्यूटी का क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। यही बुद्धिमत्ता है। इसी तरीके से हमको अपने कर्तव्यों का क्या करना चाहिए? क्रम तय करना चाहिए। पढ़ाया था तुमको डोमेन ऑफ एथिक्स में, जब हम पढ़ रहे थे नैतिकता के क्षेत्र, उसमें पढ़ाया होगा कि नैतिकता के क्षेत्र में अगर कभी व्यक्ति के हित, मानव के हित और हमारी किसी पहचान के हित, कैसी पहचान, माइनॉरिटी हैं हम फला हैं, कोई और पहचान है, उसका टकराव हो जाए तो क्या करोगे? मानव और व्यक्ति के हित को तरजीह दोगे। ऐसे पढ़ाया होगा कि तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, विद्यार्थी हो, और उसी समय कोई व्यक्ति घायल हो गया, इंटरव्यू देना भी तुम्हारा कर्तव्य है, और उस घायल व्यक्ति की जान बचाना भी तुम्हारा कर्तव्य। घायल व्यक्ति की जान बचाओगे किस कर्तव्य से बचाओगे? नागरिक कर्तव्य से। और इंटरव्यू देने जाओगे किस कर्तव्य से देने जाओगे? विद्यार्थी कर्तव्य से। कौन सी पहचान बड़ी? नागरिक। तो क्या करना पड़ेगा? नागरिक पहचान से जुड़े कर्तव्य को क्या देनी पड़ेगी? तरजीह देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किए, जहां तुमको बताया है कि हमको बुद्धिमान होने पर क्या करना होता है। बुद्धिमान और नैतिक साथ साथ होने पर नैतिकता का समायोजन करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मामला आ जाए सबसे बड़ा, मानवता का मामला आ जाए सबसे बड़ा, फिर राष्ट्रीय मामला, फिर क्षेत्रीय मामला, फिर उससे लोकल मामला जो होगा। इस तरीके से हम अपने कर्तव्यों को तय करते हैं। तो इस सवाल में तुमको बताना था कि सवाल किसका है? कर्तव्यों के टकराव का। एक ब्यूरोक्रेट के कई कर्तव्य होते हैं। यहीं से भूमिका तुम शुरू करते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट के कई कर्तव्य होते हैं, जैसे विभाग का प्रबंधन और उसकी सुचारू कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करना, जिसमें विभाग का अनुशासन, उसका रिस्पॉन्सिवनेस, तमाम बातें हो सकती हैं। दूसरा उसका दायित्व या कर्तव्य है जिस जगह जिस जिले में पोस्टेड है उसकी समस्याओं का, लोकल समस्याओं का समाधान करना। और तीसरा कर्तव्य है राज्य के बड़े लक्ष्य, जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, जो किससे जुड़े हैं? अधिकारों से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? न्याय से जुड़े हैं। न्याय, अधिकार, सशक्तिकरण, समावेशन,
जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके दायित्व या कर्तव्य। अब कहते कि इसमें यदि कोई बुद्धिमान और नैतिक ब्यूरोक्रेट या सिविल सेवक है तो उसको इन कर्तव्यों के पालन में निम्नलिखित तरीके से कर्तव्यों का प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले उसको नागरिकों के न्याय, सशक्तिकरण, समानता, समावेशन जैसे मुद्दों के लिए तय किए गए उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे व्यापक कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के लिए राज्य बनाया गया है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य, ये लक्ष्य हमारे संविधान में वर्णित है। तो ये संवैधानिक आदर्श, राज्य के आदर्श, ये सबसे व्यापक है। इनकी व्यापकता सबसे ज्यादा होने के कारण इनके प्रति कर्तव्य जो है वो बाकी कर्तव्यों पर क्या होगा, प्रभावी होगा। इसलिए इसका क्रम पहले। दूसरा बता दोगे कि उसके बाद वो जिस जगह पोस्टेड है, जिस जिले में, उससे संबंधित कर्तव्य, उसकी लोकल समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। और तीसरा बताओगे विभागीय पद के हिसाब से अपने सबऑर्डिनेट्स का अनुशासन बनाए रखना, उनको कमांड देना, उस तरह के जो रोजमर्रा के काम है, ये भूमिका हो जाएगी। अब भूमिका के बाद दूसरे पैराग्राफ में जाओगे तो उसका कोई उदाहरण दो, उदाहरण देकर समझाओ कि एक क्या कर लो, एक ले लो कोई, जैसे मैंने कहा सर्व शिक्षा है, किसका लक्ष्य है ये, राज्य का लक्ष्य। इसको क्या बना दिया हमने, फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। ऐसे ले लो कोई और, मनरेगा ले लो। तो इस तरह की कुछ योजनाएं ले लो, उनको पहले स्तर पर रखो। दूसरे स्तर पर क्या कर लो, जिले में मान लो कुछ अपराध है, वहां कोई सिंडिकेट नेक्सस काम कर रहा, कुछ माफिया, उसको तोड़ना भी तुम्हारा कर्तव्य है। ये क्या हो गया, दूसरे नंबर। ये न्याय से बड़ा नहीं। अगर हमको गरीबी उन्मूलन करना है, मनरेगा चलाना है और जिले में अपराध रोकना है, तो उसमें हमारा पहला प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता हमारी होगी जिले में मनरेगा और खाद्य सुरक्षा और सर्व शिक्षा अभियान, जो सकारात्मक है ना, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों से संगत है। दूसरे नंबर पर आएगा उसकी कोई लोकल समस्या, और तीसरे नंबर पर कहोगे विभाग का। तो तीनों चीजों में तीन उदाहरण, कोई तीन बातें बना लो और उसके बाद इस क्रम से इसको कह दो कि यही तरीका होगा जिससे हम इस समस्या का हमको समाधान करना चाहिए। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि बेसिकली इस तरह की बात हमारे सामने दिखाई देती है कि अक्सर कई तरह के कर्तव्य या कई तरह की चीजें होती हैं जिनमें कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो परिधि के काम को महत्व देते हैं। तुमको समझाना है राज्य के अंदर जिला है और जिले के अंदर विभाग है। विभाग का काम राज्य के लक्ष्य को, विभाग साध्य नहीं, साध्य है राज्य के लक्ष्य। इसलिए तुमको साध्य और साधन में अंतर बनाना चाहिए। जो साधन है उसी के लक्ष्य को तुमने क्या बना दिया, साध्य बना दिया। ये ठीक। तो इस तरीके से भी कह सकते हो कि हमको किसको साध्य मानना चाहिए, हमको मनुष्यों को साध्य मानना चाहिए। तो मनुष्यों के लक्ष्य से जुड़े हुए मामले कैसे होंगे, सबसे प्राथमिक। संस्थाओं से जुड़े मामले उसके नीचे होंगे। मनुष्य से जुड़े मामले कौन है, न्याय, क्या है, समानता, सशक्तिकरण। तो वहां कांत की बात का भी जिक्र कर सकते थे दूसरे पैराग्राफ में और कह सकते थे कि सभी मनुष्यों को साध्य मानना चाहिए, साधन नहीं। तो इसलिए मानवों से संबंधित लक्ष्यों को सबसे प्रथम प्राथमिकता मिलनी या वरीयता मिलनी चाहिए। पहला सवाल यह था। दूसरे सवाल में लिख लोगे इसको, बात समझ में आ गई। तो ड्यूटी के प्रेफरेंस का नैतिक लक्ष्यों को समझने के बाद कैसे हमारी कार्यप्रणाली बदल जाती है, कैसे तमाम तरह के जो दुविधाओं का हम सामना कर रहे होते हैं उनको हम दूर कर पाते हैं, उसके संदर्भ में आपकी समझ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि आप ब्यूरोक्रेट बन जाएं। बहुत सारे से ब्यूरोक्रेट होते, तुमने भी देखा होगा, बहुत शिकायत करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। अब जिले में कहाँ जाएं योजना देखने ना, कहाँ मुआयना करें। इसका मतलब वो अपने टाइम के प्रबंधन में कौन सी बात उच्च साध्य है, उच्च मूल्य है, कौन सा निम्न मूल्य है, इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। अनुशासन विभाग का एक मूल्य है, लेकिन वो सर्व शिक्षा से बड़ा मूल्य नहीं है, उसकी व्यापकता का दायरा छोटा है। तो अगर मुझे अनुशासन की विभाग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो क्या करूंगा, उसको बाद में सॉल्व करूंगा।
पहले ऐसे मामलों पर अपनी एनर्जी लगाऊंगा जो व्यापक हित के मामले हैं। इस सवाल को एक और तरीके से तुम कर सकते थे। देखो, एक ही सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। कौन से तरीके से? तुमने पढ़ा था सिविल सेवा में, पूछा गया था सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों से श्रेष्ठ होते। तो क्या कर लोगे? मूल्यों का क्रम बना लोगे। एक कौन से मूल्य हैं? विभागीय कार्य प्रणाली के मूल्य, ठीक है। दूसरे कौन से? दूसरे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की समस्याओं से जुड़े मूल्य। और तीसरे कौन से हैं? व्यापक मानवीय मूल्य। पहला कर्तव्य हमारा किसके लिए होना चाहिए? मानव मूल्य। फिर लॉ एंड ऑर्डर या बाकी समस्याओं से जुड़े हुए मूल्य। और तीसरा कार्य पद्धति कार्य प्रणाली से संबंधित मूल्य। तीन मूल्यों के आधार पर कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा व्यापक मूल्य है उसी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होगा? सबसे व्यापक होगा। तो इसी सवाल को एक दूसरे अप्रोच से भी कर सकते थे कि क्या करते तुम? इसी सवाल में दिखा देते कि हमारे पास, जिसको तुम क्या कहते हो, गुड गवर्नेंस, इससे भूमिका इसकी शुरू करते, गुड गवर्नेंस। और दूसरा क्या ले लेते? जस्टिस। गुड गवर्नेंस जस्टिस को किससे जोड़ देते? कहते ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है, दोनों बात किससे जुड़ी हुई है? ह्यूमन वैल्यू से। तो एक बात जुड़ी है ह्यूमन वैल्यू से, सबसे ऊपर है ह्यूमन वैल्यू। दूसरा कह देते इसके बाद हमारी पोस्टिंग की जगह है, ठीक है, जहां क्या हो सकता है, जहां आप कोई भी ऐसी बात ले लो जिस मुद्दे को तुम जिसको किसी वैल्यू से जोड़ सको, जिसके साथ कोई मूल्य जोड़ सको। जैसे तुम दिखा देते कि, जैसे मैंने कहा कि सपोज करो बेटर पोलिसिंग, ज्यादा बेहतर पुलिस तंत्र ना, यह भी एक मूल्य है। और तीसरा तुमने देखा था जैसे क्या है, वर्क कल्चर डिसिप्लिन। चाहो तो बीच वाली बात गायब कर दो, दो ही तरह के मूल्य रखो। तो एक मूल्य है किसका? ये मूल्य है विभाग या डिपार्टमेंट का, सबसे छोटी जो आपकी संस्था है। ये वाला मूल्य है किसी स्पेस का, एक स्पेसियो टेम्पोरल, जिस दुनिया में तुम हो, जहां जिस जगह पर हो, ये उस स्थान से संबंधित मूल्य है। और ये वाला मूल्य, सबसे ऊपर वाला मूल्य, ये मानव मूल्य है, सामाजिक मूल्य है। जैसे यहां बेटर पुलिसिंग की जगह ज्यादा होता कि तुम उस जिले में उद्योग धंधे का विकास कैसे करोगे, निवेश का माहौल कैसे बनाओ, ये ज्यादा ठीक होता है। इसकी जगह ये उदाहरण बना सकते हो ना, तुम क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फियर कैसे बनाओगे, जिस जगह पर हो तुम उस जगह पर लोगों की आय बढ़ाने के लिए क्या सोच सकते हो, व्यापार वाणिज्य की तरक्की के लिए क्या सोच सकते हो, ये उस जगह का मामला। इन तीनों मूल्यों में क्या दिखा देते कि ये वाला मूल्य क्या है, ये सबसे सुपीरियर है, सबसे व्यापक है, ये सबसे ज्यादा कैसा है, समावेशी। राज्य अच्छा होगा तो जिला अच्छा होगा, जिला अच्छा होगा तो विभाग अपना काम कर सकेगा, या उसके नीचे विभाग है, उसके भीतर है। उल्टा गोला नहीं बना सकते, डिपार्टमेंट सबसे बड़ा, फिर उसके भीतर जिला, और फिर उसके भीतर राज्य, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम आइडेंटिटीज के क्रम में जो ज्यादा व्यापक आइडेंटिटी है उसके मूल्यों को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये पहले सवाल को हल करने के दो तरीके हो सकते थे, या तो ड्यूटी के हिसाब से और या वैल्यू के हिसाब से। ह्यूमन वैल्यू सोशल वैल्यू को ऊपर रखो, प्रोफेशनल वैल्यू को बिजनेस वैल्यू को उसके बाद रखो, और तीसरा जो डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन वगैरह की वैल्यू उसको उसके नीचे रखो। दूसरा सवाल देखो,
1 का बी, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं। यहां इंपैथी लिखा है, यहां सहानुभूति लिखा है। कॉम्पिटेंसी एंड मॉरल क्वालिटीज, इंपैथी एंड कॉम्पैशन, यहां इंपैथी लिखा है। इंपैथी का मतलब समानुभूति होना चाहिए। पेपर देखना पड़ेगा कि यहां गड़बड़ हुई या पेपर में भी है। जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। यह सवाल है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है और नैतिक गुण है तो भी सिविल सेवक को निर्णायक मामलों को सुलझाने में इनके अलावा समानुभूति और करुणा की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। कैसे सक्षम बनाते हैं? अब जरा देखो, हमको इसके लिए पहले कोई तर्क गढ़ना पड़ेगा और फिर उसके साथ उदाहरण देना पड़ेगा, जिसमें दिखाना पड़ेगा कि अगर नैतिकता और बौद्धिकता पर्याप्त हो सभी जगह निर्णय लेने के लिए, तो फिर हमको तमाम जगहों पर निर्णय लेने के संदर्भ में जब हम लोगों की नियुक्ति करते हैं तो समानुभूति और करुणा के तत्व को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप पाएंगे इसका अपवाद होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई उदाहरण ढूंढ लो तो उससे तर्क भी समझ लोगे। जैसे मैं देखो बता रहा हूं, सपोज करो ये है, दो क्लास बनाते हैं। एक तरफ है, कहा था इंटेलेक्ट है, कोई आदमी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, बौद्धिक है। प्लस उसमें क्या है? मॉरल एट्रीब्यूट्स। यही सवाल है। और कह रहे हैं ये निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं, इसके अलावा भी निर्णय लेने में हमको क्या चाहिए? समानुभूति और कंपैशन। तो मान लो हम ये वाली बात, इसको हम कह दें ए। अब ए को इधर भी लेते आओ दूसरे वाले तीर के साथ, और इसके साथ क्या जोड़ दें? इसके साथ जोड़ दें कंपैशन और क्या जोड़ दें? इंपैथी। इसको कह दें हम, मान लो बी। और दो सिविल सेवक हैं, ठीक है। एक है C1 और एक है C2, या सिविल सेवक कह लो, डिसीजन मेकर कह लो। दोनों में से अगर हमको क्या दिखाना हो, कौन न्याय ज्यादा कर पाएगा, कौन राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सक्षम होगा ज्यादा मामलों में। देखो अब हम देखते हैं कैसे। सपोज करो हमको बनाना है एक विमेन कमीशन। विमेन कमीशन बनाना है, महिला आयोग बनाना है। और महिला आयोग में मान लो हमको एक नियुक्त करना है, किसकी? उसके सेक्रेटरी के तौर पर एक IS की नियुक्त करनी है। महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करना हो तो तुम जानते हो, इसमें हम दो लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। किसको? एक नियुक्ति हम कर सकते हैं किसकी? पुरुष की। दूसरी नियुक्त कर सकते हैं किसकी? स्त्री की। दोनों कैसे? सिविल सेवा से आए हैं, मान लो बुद्धिमान है दोनों। दोनों में जरूरी एप्टीट्यूड है, नैतिक योग्यता भी दोनों में है। किसको नियुक्त करते हैं हम लोग? किसको नियुक्त करते हैं? स्त्री को। क्यों? क्योंकि स्त्री को स्त्रियों के पीड़ा की ज्यादा बेहतर समझ होगी। माइनॉरिटी कमीशन में किसको नियुक्त करते हैं? माइनॉरिटी को। क्या आइडिया है? हम मानते हैं कि जब माइनॉरिटी होगा तो माइनॉरिटी की पीड़ा को समझ पाएगा। कैसे? समानुभूति से। समानुभूति से क्या आता है? समानुभूति से तुमने पढ़ा है कि उसमें आती है, क्या आएगी? या उल्टा कहें कि EI जिसमें होगी उसमें समानुभूति होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरे की भावनाओं को समझने की हमारी क्षमता किससे बनती है? इमोशनल इंटेलिजेंस, इंपैथी से।
और इससे हम क्या कर पाते हैं, अगर एक महिला के साथ हुए किसी अन्याय को समझने की कोशिश करती है तो उसको उस अन्याय की समझ ज्यादा होती है, क्योंकि वो उस पीड़ा को रिलेट कर पाती है और उसके न्याय करने की संभावना। तो सिविल सेवा का लक्ष्य क्या है? सिविल सेवा का तुमने अभी कुछ देर पहले देखा कि लक्ष्य क्या है? सशक्तिकरण है। सिविल सेवा का लक्ष्य न्याय है। और अन्याय किसके साथ हो रहा है? सबके साथ होने वाला अन्याय जैसा है क्या? वर्गों के साथ होने वाला अन्याय अलग है, महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय अलग, अनुसूचित जातियों के साथ होने वाला अन्याय अलग, माइनॉरिटीज के साथ होने वाला अन्याय अलग। तो न्याय हमको किसको देना है? जिनके साथ क्या हो रहा है? अन्याय। और अन्याय का स्वरूप कैसा है? कैसा है न्याय? क्लास बेस्ड है। एक क्लास के साथ होने वाला अन्याय एक तरह का, दूसरे क्लास के साथ होने वाला अन्याय दूसरे तरह का। तो बताओ, क्या केवल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से और कुछ नैतिक गुण रखने से सब लोग सब अन्यायों को समान रूप से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इसलिए हमको क्या चाहिए? तमाम मामलों में इनके साथ क्या चाहिए? समानुभूति और करुणा चाहिए। समानुभूति और करुणा से दूसरे की पीड़ा की ज्यादा बेहतर समझ बनती है, और दूसरे की पीड़ा की बेहतर समझ बनने से हम प्रभावी न्याय कर सकेंगे ना, इफेक्टिव जस्टिस कर सकेंगे, एम्पावरमेंट कर सकेंगे, उस व्यक्ति के या उस वर्ग के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए कहोगे कि ये वाला जो आइडिया है ये हमारी नैतिकता के दायरे को व्यापक बनाता है। जो मामले न्यूट्रल होंगे, जिनमें वर्ग का मामला, वहां ये स्त्री पुरुष दोनों नैतिक निर्णय लेने में समान रूप से सक्षम होंगे। लेकिन जो मामले स्त्रियों के होंगे वहां स्त्री ज्यादा सक्षम होगी। इसका मतलब इंपैथी और कंपैशन होने से क्या हो गया? हमारे नैतिक निर्णय लेने का दायरा बड़ा हो गया, व्यापक हो गया। तो दो तरह के नैतिक निर्णय हैं, एक जो हर नैतिक आदमी ले सकता है जिसमें नैतिक समझ है, और दूसरा जिसमें इंपैथी और कंपैशन है वही ले सकता है, क्योंकि वो अन्याय, वो पीड़ा असल में एक वर्ग की है जिसको वर्ग का व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से उदाहरण दे दोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, राज्य में SC ST कमीशन का चेयरमैन कोई बहुत मेरिटोरियस, बहुत नैतिक सवर्ण नहीं बनाते, बल्कि SC ST कमीशन का चेयरमैन बनाते समय क्या करते हैं? हम कहते हैं SC कमीशन या ST कमीशन का उसी वर्ग का आदमी होना चाहिए। यह आइडिया इसी पर टिका हुआ है। अब इसका और उदाहरण दे दो, इसके और भी उदाहरण, केवल यही नहीं। कहोगे कि जैसे जैसे इंपैथी और कंपैशन बढ़ता है हमारी नैतिकता का दायरा बड़ा होता चलता है। इंपैथी होने पर हम केवल अपने वर्ग के, जिस वर्ग के साथ हम रिलेट कर पाते हैं, जिसकी पीड़ा को हम उसके प्रति न्याय कर पाते हैं, और कंपैशन होने पर पूरी मानवता के साथ। कंपैशन का दायरा इंपैथी से बड़ा है। जैसे स्त्रियों को क्या है? स्त्रियों के साथ समानुभूति। मैं स्त्री हूं, मान लो दूसरी कोई स्त्री है तो मुझे स्त्री की पीड़ा की, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं स्त्री हूं तो मुझे अनुसूचित जाति के, अगर मैं सवर्ण स्त्री हूं, या फिर मुझे माइनॉरिटी की पीड़ा की समझ हो। तो इंपैथी क्या होती? इंपैथी क्लास बेस्ड होती है। ये क्या करती? जिस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उस वर्ग की नैतिक समस्याओं का समाधान करने में हमको ज्यादा सक्षम बनाती। लेकिन हमारे अंदर कंपैशन आ गया तो कंपैशन आता है मानवों के प्रति, यहां तक कि पशुओं के प्रति। कोई भी पीड़ा में तो क्या कर लेंगे? हम उसकी पहचान कर लेंगे और उसका समाधान कर लेंगे। किसका उदाहरण दोगे? यहां सिविल सेवक से हटकर उदाहरण दे सकते हो। किसका? गौतम बुद्ध का। बुद्ध के अंदर क्या थी? करुणा। बौद्ध धर्म का कोर वैल्यू क्या है? करुणा। करुणा के कारण क्या हुआ? करुणा के कारण बुद्ध पूरी मानवता की पीड़ा को समझ पाए और एक बड़ा नैतिक दायरा खड़ा कर पाए, संघ बना पाए ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पूरा संघ बना पाए जिसमें हर मानव उसमें क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। तो आप सिविल सेवा वाला उदाहरण देंगे तो जो मैंने बताया कि आप कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं जो समाज के किसी एक खास वर्ग के न्याय को इंश्योर करने के लिए है, सशक्तिकरण को इंश्योर करने के लिए है, तो आप उसी वर्ग का व्यक्ति चुनते हैं। उसका आधार यही होता है कि बाकी सब ब्यूरोक्रेट्स में
क्षमता होगी, बौद्धिकता होगी, नैतिक गुण होंगे, ये तो आप मानते ही। उसके बावजूद आप उस खास विभाग में उसी वर्ग के व्यक्ति की जब नियुक्त करते हैं तो उसका आधार यही होता है कि उस व्यक्ति में उस वर्ग के पीड़ा की अपने समान अनुभूति होने के कारण वो उस पीड़ा का निवारण बेहतर तरीके से कर सकेगा। ना सिर्फ बेहतर तरीके से पीड़ा का निवारण कर सकेगा बल्कि समझ भी सकेगा। तो समझ और निवारण दोनों बेहतर होगा। इससे हम कहते हैं कि नैतिक गुणों के अलावा समानुभूति और करुणा क्या करते हैं, सिविल सेवकों को निर्णय को सुलझाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारे नैतिकता के दायरे को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। किसी में करुणा होगा तो क्या होगा, वो सिविल सेवक पूरी मानवता या पूरे नागरिकों की पीड़ा को ध्यान में रख सकेगा। समानुभूति होगी तो अपने अलावा दूसरे वर्गों की पीड़ा को भी समझ सकेगा। इस तरह से हम मानते हैं कि वो सिविल सेवक जिनका काम क्या है, सिविल सेवक का काम क्या है, सिविल सेवक का काम है फिर से कल्याण। और कल्याण का मतलब क्या होता है, कल्याण का मतलब है क्या, पीड़ा निवारण। जितने तरह के कल्याण हैं सब किससे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पीड़ा के निवारण से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पीड़ा को रिमूव करने से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इसको तुम समझा सकते हो कि केवल बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमत्ता से हमारे निर्णय में निष्पक्षता आती है, बुद्धिमत्ता से हमारे निर्णय को कई आयामों वाला बनाया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता अकेले सभी तरह की पीड़ा को समझने में सक्षम नहीं बनाती। नैतिकता दो पक्षों से टिकी हुई है, ये पढ़ा हम लोगों ने कई बार, एक भावना और एक बौद्धिकता। हमारी तमाम पीड़ाएं कैसी हैं, वो भावनाओं के कारण है। जब एक अनुसूचित व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो पीड़ा किससे जुड़ी हुई है, भावना से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के कल्याण के लिए आप कहेंगे कि हमको उस सिविल सेवक की जरूरत है जिसमें समान नैतिक गुण होते हुए भी उसकी नैतिकता का दायरा भावनात्मक क्षेत्र तक जाता हो, जिससे वो कल्याण कर सके। तो इसको कल्याण के आइडिया को बताकर इसको लिख सकते थे। कल्याण का आइडिया पीड़ा निवारण से जुड़ा हुआ है। कल्याण करने के लिए यहां पर इसके तमाम आयाम खोल देते कि कल्याण का मतलब समानता से है, कल्याण का मतलब वर्गीय अन्याय को दूर करना है, कल्याण का मतलब हर वर्ग की जरूरत के अनुसार नियम या निर्णय लेना है, और इसी वर्गीय अन्याय में दिखा देते कि बहुत सारे अन्याय हैं जो कैसे हैं, जो पहचान आधारित हैं। और ये पहचान आधारित अन्याय किससे जुड़े हुए हैं, ये अपने स्वरूप में भावनात्मक हैं। इसी पहचान आधारित भावनात्मक चीजों को समझने के लिए क्या चाहिए हमको, बौद्धिकता नहीं चाहिए, क्या चाहिए, समानुभूति चाहिए। तो समानुभूति होगी तो हम पहचान आधारित भावनात्मक पीड़ाओं को पहचान लेंगे, समझ लेंगे, और इससे हम जो अन्याय पहचान के साथ होता, आइडेंटिटी बेस्ड जितने इनजस्टिस हैं, कुछ इनजस्टिस हैं जिनका आइडेंटिटी से लेना देना नहीं है, और कुछ इनजस्टिस हैं जिनका आइडेंटिटी से लेना देना है। इस आइडेंटिटी बेस्ड इनजस्टिस को दूर करने में हम ज्यादा सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समानुभूति और करुणा ये किसके साथ, बौद्धिकता और नैतिक गुणों के साथ जुड़ने पर हमको ज्यादा सक्षम सिविल सेवक बनाते हैं। तो ये इस आंसर का आइडिया था।
ठीक है, तो 2 सवाल हो गए। पहला सवाल जिसमें हमने गुड गवर्नेंस वाली बात से देखा, और दूसरे सवाल में समानुभूति और करुणा से। इसमें गांधी का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। गांधी की नैतिकता का दायरा इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि गांधी में समानुभूति है, इसलिए वो सर्वधर्म समभाव की बात कर पाते हैं। जब दंगों में दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू मुसलमानों के छोड़े हुए घरों पर कब्जा कर रहे थे, क्योंकि उनके घरों पर पाकिस्तान में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, तो गांधी उसी करुणा से तब भी मुसलमानों के साथ न्याय करने की बात सोच पाए। उनमें हिंदुओं में भरी वर्गीय घृणा पैदा नहीं हुई जो बहुत सारे सामान्य हिंदुओं में पैदा हो रही थी। जो हिंदू तमाम कैसे रहे होंगे, बौद्धिक भी रहे होंगे। भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और भी, हिंदू छोड़ दो, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और थे जिन्होंने पाकिस्तान से भाग कर आए, हिंदुओं के मुसलमानों के घरों पर कब्जा करने की बात को प्रखरता के साथ नहीं उठाया। बुद्धिमान भी रहे होंगे, नैतिक भी रहे होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, गांधी में करुणा का स्तर उनसे ज्यादा है। इसलिए घृणा के उस माहौल में भी गांधी हिंदू बनने से बच पा रहे हैं, और वो जो उनके न्याय का दायरा है उसको हिंदू से बाहर ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। तो बुद्ध का उदाहरण दे सकते हैं, गांधी का दे सकते हैं, या सिविल सेवा से देंगे तो आप अलग अलग विभागों में जब पहचान आधारित अन्याय होता है तो वहां कैसे हम पहचान का ही इस्तेमाल करके मानते हैं कि व्यक्ति ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकेगा। इससे साबित होता है कि उसके पीछे समानुभूति और करुणा का आइडिया काम कर रहा है। अब कौन सा सवाल है भाई? 1B हो गया। 2A, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान है, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के पक्ष के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण विवेचन कीजिए। द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर सेम, yet there is difference in performance. Positive minded officers are able to interpret the rules and regulations in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulations against the case. Discuss with illustrations. चलिए, ये सवाल भी आपने किया हुआ है, उसमें सकारात्मक आवृत्ति और नकारात्मक आवृत्ति थी। सवाल यूपीएससी का एक तरीके का आया हुआ सवाल का रिपीटिशन है, पहले इस तरह का सवाल आपने सुन रखा है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करोगे? कोई आइडिया क्लास से? सकारात्मक आवृत्ति नहीं लिखा है, लिखा है द अंग्रेजी में देखो पॉजिटिव माइंडेड। हाँ, क्या होता है? तो इधर तुमको पहले क्या करना है, पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर के क्या करने हैं, एट्रीब्यूट बताने हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर। दूसरी तरफ तुम यही काम क्या कर सकते हो, निगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स।
पॉजिटिव माइंडेड एंड नेगेटिव माइंडेड। क्या क्या बता दोगे भाई? ये जो लोग होते हैं, कौन से लोग होते हैं? जो मानते हैं कि नैतिकता और नैतिक लक्ष्य अचीवेबल है। ये नैतिक लक्ष्यों को हर दशा में प्राप्त करने के संदर्भ में क्या होते हैं? आशावान होते हैं। इनमें ऑप्टिमिज्म अबाउट मॉरल गोल्स होता है। नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा। तो पहला लक्षण इनका क्या है? नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में आशावादिता, ऑप्टिमिज्म। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए यूपीएससी में कि रामेश्वर है, सिविल सेवक है, देखता है कि सब नकल करवा रहे हैं, सब नकल कर रहे हैं, उसके उच्च अधिकारी कहते हैं कैसे चलता है, चलने दो। और कहा था कि आप रामेश्वर को क्या सलाह देंगे? वहां भी मॉरल ऑप्टिमिज्म का मामला था कि अगर एक आदमी सोचे कि बहुत सारे लोग अनैतिक हो रहे हैं तो हम अकेले नैतिक बन के क्या कर लेंगे? ऐसा अधिकारी अगर नैतिकता के प्रति नकारात्मक सोच रखता है और इसलिए नैतिकता का पालन प्रतिकूल दशाओं में करना बंद कर देता है, तो वो सिविल सेवक हमारे तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक, उसके परफॉर्मेंस में क्या होगा? गिरावट आएगी। ठीक है, वो क्या करेगा? स्टेटस कोइस्ट बन जाता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो एक जो ये अधिकारी होता है ना नेगेटिव वाला, ये क्या होता है? इसी को कहते हैं स्टेटस कोइस्ट, हिंदी में कहते हैं यथा स्थितिवादी। ये परिवर्तन नहीं कर पाता। दूसरा क्या लक्षण होगा पॉजिटिव माइंडेड में? दूसरा लक्षण होगा इनमें नैतिक साहस होता है। ना सिर्फ आशावादी होते हैं बल्कि धारा के प्रतिकूल जा सकते हैं। तो इनमें मॉरल करेज होगा, नैतिक साहस होगा, साथ में कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता होगी। डी, इनमें होगी सत्यनिष्ठा। उन्होंने सिविल सेवा को इसीलिए चुना है क्योंकि उनके सत्यों के प्रति क्या है? आस्था है। सत्यनिष्ठा क्या करती? जब किसी सत्य के प्रति आप सत्यनिष्ठ होते हैं वाकई, तो आपको पीड़ा का बोध नहीं होता। बहुत सारे हिंदू अभी नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखेंगे और बहुत सारे उसमें नमक नहीं खाएंगे। जिनको नमक खाने की रोज आदत है, अगर 9 दिन नमक छोड़ देंगे तो क्या होगी? पीड़ा होगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद नमक छोड़ देंगे। बहुत सारे जो बहुत प्यूरिस्ट किस्म के हिंदू हैं, वो तो नमक नहीं, बहुत सारी चीज छोड़ देते, केवल पानी, तुलसी का पानी, ना नींबू पानी, कुछ ऐसी चीज पी के काम चलाते हैं। तो वो लोग, उनमें क्या है? उनमें धर्म के प्रति सत्य निष्ठा है। मुसलमान जब रोजा रखता है और गर्मी के समय में भी पानी दिन में नहीं पीता, क्या होती है उसमें? सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या करती है? सत्यनिष्ठा हमको इस बात से विचलित नहीं करती कि दूसरे लोग, बगल के हिंदू तो आराम से मालपुआ खा रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हमारे अगल बगल के पड़ोसी व्यंजन उड़ा रहे हैं। फर्क पड़ता है इससे? एक मुसलमान पर जो सत्यनिष्ठ है उस पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आस पड़ोस में हिंदू ज्यादा हैं और हिंदू रोजा नहीं रख रहे हैं, दिन में भी शरबत पी रहे हैं, नहीं पीता है। ठीक वैसे सत्यनिष्ठा आप में अपने सत्यों के प्रति प्रतिबद्धता और साहस पैदा करती है। तो ये सत्यनिष्ठा का के साथ जुड़ा हुआ है मामला है। तो नैतिक साहस, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, आशावादिता, ये क्या है? इसी को तुम कहते हो पॉजिटिव माइंडेड। पॉजिटिव माइंडेड अबाउट व्हाट? पॉजिटिव माइंडेड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट, राज्य के लक्ष्य, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। जैसे धर्म का आदमी किसके प्रति निष्ठावान है?
धर्म का आदमी भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, कुरान के प्रति निष्ठावान है। वह सिविल सेवक संविधान के प्रति निष्ठावान है, संविधान के लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान है। धर्म के आदमी के लिए किताब क्या है? धर्म के आदमी के लिए किताब है उसकी कुरान, बाइबल या वेद, जिसकी एक एक बात को क्या मानता है? सत्य मानता है और उसका क्या करता है? पालन करता है। ठीक वैसे सिविल सेवक के लिए किताब है संविधान, उसकी एक एक बात का क्या करना होगा? पालन करना होगा। तो और इससे इसके साथ क्या जुड़ा होता है? और ये लोग जो होते हैं ना, ये नैतिकता की व्यापक व्याख्या कर पाते हैं, संकीर्ण नहीं, व्यापक व्याख्या। तो जो लोग ये निराश नहीं होते, इनके लक्षण बताओगे, जल्दी निराश नहीं होते, जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, व्यक्तिगत हितों को लोक हित से टकराव होने पर छोड़ देते हैं। तो पहले पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स के क्या बताओ, कुछ लक्षण बताओ, और फिर कह दो कि इस तरह के जो सकारात्मक सोच वाले अधिकारी हैं, इनके पास भी नियम कानून क्या है? सब समान, लेकिन इनमें लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता ज्यादा है। क्यों लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता ज्यादा है? क्योंकि इनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्रेरणा के लिए बाकी भीड़ की जरूरत नहीं। तो कैसे लोग हैं ये? इनमें क्या होती है? इनमें पैदा होती है स्वप्रेरणा। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। जो नैतिकता से मोटिवेटेड है वो सेल्फ मोटिवेटेड है। जैसे अभी धर्म का उदाहरण देके बताया कि धर्म का एक मुसलमान, उसका सदस्य एक मुसलमान जो इस्लाम का सदस्य है, उसका मोटिवेशन भीतर से आ रहा है कि हमको रोजा रखना है। कोई कहने थोड़े जाता है। नवरात्र का व्रत रखना है, कोई कहने नहीं जाता, लोग स्वतः रखते हैं। उसी तरह की स्वतः प्रेरणा आप कहेंगे कहां से आती? पॉजिटिव माइंडेड से। एग्जाम्पल कहा था, एग्जाम्पल देके समझाओ। ये क्या कर पाते हैं? नियम की ज्यादा बेहतर व्याख्या कर पाते हैं, व्यापक व्याख्या कर पाते हैं, बड़े परिवर्तन कर पाते हैं, नियमों कानूनों का व्याख्या करके उनका ज्यादा व्यापक नैतिक हितों को पूरा करने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको टीएन सेशन का। टीएन सेशन में क्या था? टीएन सेशन में नैतिक साहस था। उनके पहले की बहुत सारे अधिकारी आए, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो जो चेंज नहीं कर पाए वो टीएन सेशन ने कर दिया। क्या आदर्श था उसके पहले भी? सेशन के पहले भी चुनाव का यही आदर्श था। कौन सा? फ्री और फेयर इलेक्शन, यही आदर्श था। अंतर क्या है? टीएन सेशन पॉजिटिव माइंडेड आदमी, तो क्या कर पाएंगे? चुनाव आयोग की शक्तियों का, उन्हीं नियमों का क्या कर सके? ज्यादा व्यापक व्याख्या कर सके। क्या थी इनमें? दृढ़ता थी, पूरे सिस्टम से टकराने का साहस था, व्यापक चुनाव सुधार करने की समझ थी। तो टीएन सेशन के एग्जाम्पल से कह सकते हो किसी फ्री और इसी फेयर, इन दोनों पदों की वो व्याख्या सेशन ने की जो बाकी लोग नहीं कर सके थे। इससे ये स्टेटस को नहीं बने कि जैसे पहले के चुनाव तो अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। बहुत सारे अधिकारी आते हैं, क्या करते हैं? केवल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। क्या मानते हैं? जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। और दूसरे होते हैं जो आते हैं इसलिए कि संस्था को क्या करना है? बदलना है, संस्था को और बेहतर बनाना है। तो सेशन इसलिए आए थे कि चुनाव को और बेहतर बनाना है, उसमें फेयरनेस की वैल्यू को बढ़ाना है, सशक्त करना है, उसमें फ्री की वैल्यू को मजबूत करना है। इसके लिए आपको कहना होगा कि टीएन सेशन में साहस भी था, दृढ़ता भी थी। आप सोचिए, बताइए क्या कर लिया उन्होंने? सोच लिया कि क्या बनाएंगे सबका? वोटर आईडी कार्ड। सारे वोटर का वोटर आईडी कार्ड बनेगा, जो कभी भारत में हुआ नहीं। इसको सोचना जरा सोचिए कितना मुश्किल काम रहा हो। और उस समय जब चुनाव आयोग का बजट बहुत मीगर होता था, फिर भी सेशन ने दृढ़ता के साथ तय किया कि चुनाव में होने वाली धांधली को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोटर आईडी कार्ड से ही वोट होगा। यह दिखाता है कि फ्री फेयर इलेक्शन की व्यापक व्याख्या कर सके। कहीं लिखा थोड़े था कि फ्री फेयर इलेक्शन करवाने के लिए वोटर आईडी कार्ड होगा, लिखा था क्या? यह सेशन की अपनी व्याख्या कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।
तो आप टीएन इसमें लिखा था कि आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए, तो सेशन का उदाहरण देके आप दिखा सकते थे कि कैसे इस तरीके से पॉजिटिव माइंडेड अधिकारी उन्हीं नियमों से उन संस्थाओं को ज्यादा बेहतर बना पाते हैं जिन संस्थाओं को निगेटिव माइंडेड अधिकारी उस रूप में विकसित नहीं कर सके, उनमें उस तरह की कार्य संस्कृति पैदा नहीं कर सके। टीएन सेशन से पहले माना जाता था कि चुनाव आयोग लॉ मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। सेशन पहले आदमी जिन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार का भाग नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री सरकार का भाग है, इसलिए चुनाव आयोग लॉ मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि एक कन्वेंशन चला आ रहा था, प्रैक्टिस चली आ रही थी। तो आपको इसका हवाला देते हुए बताना होगा किस तरीके से आप इस बात को, पॉजिटिव और निगेटिव माइंडेड बात को समझा सकते हैं कि कैसे इससे फर्क पड़ता है। अगला सवाल, यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हां, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? ठीक है, बताइए क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? एटीट्यूड से लिखोगे? अच्छा, और कोई बता दे? दो भाग है सवाल के, दोनों भाग बताने। कौन बताएगा? पूछ ही लेता हूं, कोई बात नहीं। उससे थोड़ी क्लास में जो चेतना की मात्रा में कमी आई है, पुनर्जागृत हो। पीछे सबसे पीछे फैन के नीचे जो दो लोग बैठे उनसे आगे, हाँ, आपने देखा मेरी तरफ अभी, बिल्कुल आप बताएं। हाँ हाँ, आप एक दूसरी दुनिया में थे, मुझे लगा कि इस दुनिया में आपको ले आते हैं। सवाल ध्यान से पढ़िए, बताइए। जब मैं बताता हूं तो बात आसान लगती है, सोच के दिखाओ। जो लोग दिख रहा था कि नहीं सोच पा रहे हैं, उनको कर्तव्य है मेरा कि उनको सोचने के लिए बाध्य करूं। बताओ भाई, कंप्लीट आंसर चाहिए इसका। कितने भाग हैं सवाल के? कौन कौन से? एक भाग है मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। ये तो मान लो स्टेटमेंट हो गया। इससे एग्री करते हो तब फिर आगे दो सवाल हैं। कौन कौन सा? यदि हां, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उससे सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? मूल्य दुविधा समाधान कैसे करते हैं? एक सवाल यह है। और नैतिकता हमारे जीवन में किस बात की बढ़ोतरी करती है? यह सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। नैतिकता हमारी जिंदगी में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, यह सवाल आया हुआ है। तो इसका एक भाग पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ है। कहा था कि सवाल का भाग इसका कैसे लिखना, उत्तर कैसे लिखना? ऐसे लिखना जिसमें केवल दावा ना हो, उसको सब्सटेंशिएट करो। तो इस सवाल को, पहले वाले भाग को व्यवस्था सुचारू रूप को सुनिश्चित करेगा, इसको मान लिया है, तो कहोगे हां, हम इसके संदर्भ में तर्क दे सकते हैं कि नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाना चाहती है। तो यह है मानव
जीवन, अगर इसमें आ जाए क्या, नैतिकता, तो क्या क्या बढ़ेगा। मैं 5-6 बातें लिख रहा हूं और सब बात पढ़ाई हुई। हाँ, वो भी लिख रहे हैं। पहला, नैतिकता बढ़ाती है किसकी संभावना मानव जीवन में? समावेशी कल्याण। जो आपके विभिन्न संकाय हैं उनके बीच समायोजन भी करती है, उसकी बात भी लिखेंगे। एक तो समावेशी कल्याण, दूसरा क्या करती मानव जीवन में? ये सर्वहित को पूरा करती है। अनैतिक बातें कौन सी हैं? जो हित पूरा करती लेकिन कम लोगों के हित को। नैतिक बातें कौन सी? जिनको अपनाने से ज्यादा लोगों का हित पूरा होता है। तो नैतिकता सर्वहित को पूरा करती है, अनैतिकता संकीर्ण हित को पूरा करती है। नैतिकता में समावेशी कल्याण होता है। और नैतिकता किस बात को बढ़ाती है? नैतिकता बढ़ाती है हमारे जीवन में जीवन की गुणवत्ता को। और किसको बढ़ाती है? नैतिकता बढ़ाती है हमारे जीवन में किसको? टिकाऊ आनंद, सस्टेनेबल प्लेजर्स। वो प्लेजर लेके आती जो टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं। और किसको बढ़ाती है हमारे जीवन में? नैतिकता बढ़ाती है आनंद की गुणवत्ता को। कैसा प्लेजर लेके आती? ज्यादा क्वालिटेटिव। ठीक है, तो नैतिकता बढ़ाती क्या क्या है? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। नैतिकता बढ़ाती है आनंद की मात्रा, आनंद की गुणवत्ता। नैतिकता बढ़ाती सर्वहित। नैतिकता बढ़ाती समावेशी विकास। तमाम इस तरह की बातें कह सकते हो कि नैतिकता ये सब चीजों को बढ़ाती। कैसे हम इसको प्रूव करें? कहोगे इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। कुछ पैरामीटर्स, जैसे एक तरफ हम कुछ नैतिकताओं को ले लें। नैतिकताओं में मान लो हमने ले लिया ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कुछ और नैतिकताओं को ले सकते हो, जेंडर जस्टिस ले सकते हो। और इसमें फिर तुमको बताना पड़ेगा, जो मैंने बताया था, इनकी क्या बतानी पड़ेगी? इनकी रैंकिंग बतानी पड़ेगी कंट्रीज की। और दूसरी तरफ क्या बताना पड़ेगा? तो हो गई नैतिकता। नैतिकता किसको कहते हो? मूल्यों को कहते हो। ये ऑनेस्टी एक मूल्य है। तो देख लो कि दुनिया में करप्शन इंडेक्स में कौन सी कंट्रीज ऊपर है, कौन सी, उससे पता चल जाए कौन सी कंट्री ज्यादा ऑनेस्ट है। जहां ऑनेस्टी ज्यादा है करप्शन कम है, जहां ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, उन कंट्रीज की लिस्ट देख लो। और फिर किसकी लिस्ट देख लो? एक देख लो, कहा था तुमसे, किसकी? हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो। और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स देख लो। दो इंडेक्स दूसरा बना दो। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स में और हैप्पीनेस के इंडेक्स में जो देश ऊपर हो, वही देश ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, सबसे लीस्ट करप्टेड देशों के इंडेक्स में कहां हो? ऊपर हो। तो हम क्या कह देंगे कि ये नैतिकता है और वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी करने वाले कारक हैं। दोनों कैसे हैं? एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसलिए क्या कह देंगे? पहली बात सिद्ध हो जाएगी, नैतिकता हमारे जीवन में आनंद बढ़ाती। कौन से आनंद? ज्यादा टिकाऊ और गुणवत्ता परक आनंद, जिसको आप मानसिक आनंद कहते हैं, मानसिक सुख कहते हैं। तो नैतिकता हमारे जीवन में, आप ये भी कह सकते थे, आनंदों की वैरायटी बढ़ाती है, आनंदों की गुणवत्ता बढ़ाती है और आनंदों की मात्रा बढ़ाती है। आनंद के संबंध में 3 चीजें बढ़ाती है: मात्रा, गुणवत्ता और वैरायटी। अलग अलग तरह के आनंद आप पाते हैं अगर आप नैतिक। अगर आप अनैतिक है तो केवल एक प्रकार का आनंद, नैतिक है तो कई प्रकार के आनंद। तो नैतिक होने से कई प्रकार के आनंद आते हैं। जो आनंद आते हैं वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं और
ज्यादा गुणवत्ता वाले आनंद भी हमारे जीवन में शामिल हो पाते हैं। तो ये बात कह के आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन क्या बढ़ाती। अब दूसरा भाग था संघर्षों के समाधान में नैतिकता कैसे सहायक, ही ना दे दो कि बहुत सारे संघर्ष हैं जो हमारे जीवन में को दिखाई देते हैं, जो दुविधाएं बड़ी बड़ी, कुछ बड़ी दुविधाएं दिखा दोगे तो कह दोगे जैसे मेरिट है और रिजर्वेशन, दोनों सही लगता है। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए और वंचित वर्गों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दोनों बात सही लगती है। नैतिकता क्या बताती है? कहती है सामाजिक मूल्य ज्यादा बड़ा है, समावेशी मूल्य ज्यादा बड़ा है। रिजर्वेशन से क्या होता है? समावेशन बढ़ता है। मेरिट से क्या होगा? एक आदमी को हम ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, और रिजर्वेशन में पूरे समाज को। नैतिकता क्या कहती है? जो मूल्य ज्यादा समावेशी हो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए क्या हो, अगर मेरिट और रिजर्वेशन में टकराव हो जाए तो किसको चुनना चाहिए? रिजर्वेशन को चुनना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन समावेशी है। किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है न्याय से, जुड़ा हुआ है समानता से, जुड़ा हुआ है सशक्तिकरण से, जुड़ा हुआ है ज्यादा व्यापक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या कर पाते हैं हम? इसका समाधान कर पाते हैं और कहते हैं इन दोनों में टकराव में हमको केवल यूनिडिमेंशनल मेरिट को, एक आयामी मेरिट को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमको इनके मामलों में इस तरह की बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही तुमने देखा कि बहुत सारे और मामले, ट्रिपल तलाक के मामले को हम लोगों ने हल किया था कि कैसे उस मामले में अगर एक तर्क है जो क्या कहता है कि ट्रिपल तलाक हमारा पर्सनल लॉ है और माइनॉरिटीज को पर्सनल लॉ मिलना चाहिए। दूसरा मामला क्या कहता था कि ट्रिपल तलाक से एक स्त्री के वैयक्तिक अधिकारों का हनन होता है। नैतिकता क्या करती? इस मामले में हमको निर्णय लेने में सहायता करती है और दिखाती है कि फिर से वही बात जो बताई तुमको कि स्त्री के तौर पर वो मनुष्य या व्यक्ति पहले, और इसके भीतर क्या है? इसके भीतर मुसलमान है। तो अगर हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी और हमारी ह्यूमन आइडेंटिटी के बीच टकराव हो तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन आइडेंटिटी के अधिकारों को तवज्जो मिलनी चाहिए। इस तरह से नैतिकता क्या करती? इसका भी समाधान करती। तो नैतिकता हमारे रोज के जीवन में आने वाले ऐसे बहुत सारे दुविधाओं का समाधान करके हमारे संघर्षों के संदर्भ में हमको निर्णय लेने में सक्षम बनाती, ज्यादा समावेशी निर्णय लेने में, ज्यादा बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती। तो दो सवाल के भाग थे। एक भाग में आपसे पूछा गया था नैतिकता तुम्हारी जिंदगी में बढ़ाती क्या क्या है, और उसमें कहा कि आनंद बढ़ाती है, आनंद का प्रकार बढ़ाती है, आनंद की गुणवत्ता बढ़ाती है, आनंद की मात्रा बढ़ाती है, कहा जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है, और ऐसे 3-4 बात कही जिनका तुम क्या कर सकते थे? तमाम तरह के इंडेक्स से उसको सब्सटेंशिएट कर सकते, जस्टिफाई कर सकते थे कि ये बढ़ता है, जिसका हमारे पास क्या है? प्रमाण है। और दूसरा भाग क्या है? नैतिकता हमारे दुनिया में किस तरह से समस्याओं का समाधान करती है। विकास और पर्यावरण की समस्या हमारी समस्या है, मेरिट और रिजर्वेशन की समस्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और मानवाधिकार की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम रोज अलग अलग जगहों पर जूझ रहे हैं। इनका हमको क्या चाहिए होता है? समाधान चाहिए होता है। अभी हिजाब की समस्या है, हिजाब पहन के स्कूल जाना अलाउ करना चाहिए कि? ऐसे रोज हम नई नई समस्याओं से जूझते हैं, और अंततः इनका समाधान कौन निकालता है? नैतिकता इनका समाधान निकालती। कानून इनका समाधान निकालने में सक्षम नहीं। हमको नैतिकता का सहारा लेना पड़ता है। तमाम स्त्री वाले मुद्दे बताए थे कि कोई सांस्कृतिक व्यक्ति कह दे कि स्त्री सशक्तिकरण से एक सीमा से ज्यादा सशक्तिकरण से परिवार टूट रहा है, तलाक हो रहे हैं, बच्चों की परवरिश पर असर आ रहा है। और दूसरा आदमी कह दे कि स्त्री समानता का मामला है, सशक्तिकरण से अगर कुछ हो रहा है ऐसा तो उसका नुकसान दोनों को बियर करना पड़ेगा, लेकिन सशक्तिकरण को रोक। हमारे सामने संघर्ष है कि हम क्या करें? इस समानता की बात वाले की बात माने
या फिर जो सांस्कृतिक तर्क दे रहा है कि परिवार, विवाह, बच्चे की परवरिश को बचाना चाहिए, उसकी बात माने, संघर्ष है, इसका समाधान नैतिकता। तो तुम्हारे अपनी मर्जी पर था कि तुम किस तरह के विषय को चुनोगे और उसका कैसे दिखाओगे कि नैतिकता हमारे संघर्षों का समाधान कैसे करती है। दिखाओगे कि जो बात नैतिकता हमारे अंदर बढ़ाती है उसी बात को ध्यान में रखकर हम संघर्षों का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। जैसे अगर हम व्यक्ति को मेरिट के आधार पर चुनेंगे तो एक व्यक्ति के जीवन में आनंद आएगा, लेकिन अगर हम रिजर्वेशन देंगे तो क्या होगा, एक पूरे वर्ग में आनंद आएगा। कौन सा आनंद ज्यादा व्यापक है, आरक्षण वाला। इसलिए आरक्षण का तर्क नैतिक आधार पर ज्यादा मजबूत है। इस तरह से आनंद बढ़ाती है। तो जहां सामाजिक आनंद है और एक तरफ व्यक्तिगत आनंद है, व्यक्तिगत आनंद सामाजिक आनंद में टकराव हो जाए तो सामाजिक आनंद को चुनेंगे। तो जो नैतिकता बढ़ाती है, जहां ज्यादा बढ़ाती होगी उस वाले बात को हम क्या देंगे, वरीयता देंगे। जहां कल्याण नैतिकता करती है, एक तरफ व्यक्तिगत कल्याण, एक तरफ सामाजिक कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण सामाजिक कल्याण में टकराव होगा तो क्या करोगे, सामाजिक कल्याण को वरीयता दोगे। मेरिट से क्या होता है, मैं बहुत मेरिटोरियस हूं, मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्या होगा, मेरा व्यक्तिगत कल्याण होगा। और आरक्षण से हम एक वंचित वर्ग के व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उस वर्ग के संदर्भ में कल्याण की अवधारणा जारी, सामाजिक कल्याण हो रहा है। तो नैतिकता कल्याण बढ़ाती है, नैतिकता सर्वहित बढ़ाती है। मेरिट के आधार पर नौकरी दिया तो क्या हुआ, व्यक्तिगत हित पूरा हुआ, मेरा क्लेम था, मेरा इंटाइटलमेंट था कि मुझे नौकरी मिलनी, वो पूरा हुआ। लेकिन अगर आपने आरक्षण दिया तो उस व्यक्ति को नहीं बल्कि क्या किया, समुदाय के हित को ध्यान में रखा। इस तरीके के सवाल को आपको हल करना चाहिए। बात समझ में आई। तो ये वाला सवाल भी तुम पढ़ चुके थे, इसको भी तुम इस तरीके से कर सकते थे। अब एक सवाल है, इसमें स्लाइड खोल दे रहा हूं, मेरे पास तो है। अच्छा, आगे जाना। आपको क्या करने का अधिकार है और आपके लिए क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। बताओ कैसे करोगे। इंटरव्यू देने जा रहा हूं मैं, कोई आदमी घायल हो गया, मेरा अधिकार है कि नहीं मैं इंटरव्यू देने जाऊं, है ना, अधिकार तो है। इंटरव्यू देने चला जाऊंगा तो कोई कहेगा क्या कि आपने अपना अधिकार छोड़ दिया या अधिकार के संदर्भ में कोई उल्लंघन हुआ, नहीं। विद्यार्थी के तौर पर मेरा क्या है, अधिकार है कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं। लेकिन क्या नैतिक था, नैतिक क्या था, नैतिक यह था कि मैं उसकी जान बचाऊं। तो अधिकार क्या है, अधिकार वो है जो आपका इंटाइटलमेंट है, वो आप कर सकते हैं, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और नैतिकता क्या है, जो करना चाहिए था। कई बार जो हम कर सकते हैं, जो हमारा अधिकार है, और जो करना चाहिए उसमें अंतर है। सिविल सेवा का ही प्रश्न था कि आप एक कंपनी के सीईओ हैं, एक ऐसी दवा बना सकते हैं आप, एक ऐसी दवा बनाने का निर्णय आप ले सकते हैं जिसको बनाने से लागत मूल्य निकालना मुश्किल हो जाए। हमारा अधिकार है सीईओ के तौर पर नहीं है कि मैं निर्णय ले लूं मैं दवा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कंपनी को क्या होगा, घाटा होगा। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था, दवा बनानी चाहिए थी, क्योंकि उस दवा से बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास परचेजिंग पावर कम है, जिनके रोग का कोई और कंपनी निदान करने की दिशा में काम, वो काम आपको करना चाहिए। तो क्या सवाल है, नैतिकता और अधिकार में क्या है अंतर, क्यों, क्योंकि नैतिकता सर्वहित की बात सोचती है और अधिकार व्यक्तिगत हित की बात सोचते हैं। अधिकारों की संकल्पना किससे जुड़ी, स्वहित से, और नैतिकता की सर्वहित से। कई बार स्वहित और लोकहित में क्या होता है, टकराव होता है। ऐसी दशा में हमसे क्या उम्मीद होती है, स्वहित को त्याग दें या स्वहित को लोकहित के ऊपर वरीयता ना दें, यही सवाल है। तो इस सवाल में आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते थे।
वही उदाहरण दे सकते हैं सिविल सेवा में पूछा गया है कि मैं एक कंपनी की सीईओ हूं या एक कंपनी में अधिकारी हूं और उस कंपनी से विषाक्त पानी, वही बोतल ना, रोज गिरती, विषाक्त पानी नदी में जा रहा है, और अगर मैं उस नदी में जाने वाले पानी के खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो मेरी नौकरी, मेरा अधिकार है कि मैं चुप रहूं। मैं कंपनी में काम कर रही हूं, मैंने समाज के या रिवर का पोल्यूशन ना हो इसके संदर्भ में कोई मेरी जिम्मेवारी सीधी नहीं बनती। मेरा अधिकार है क्या कि मैं अपने पद पर ठीक से काम करूं और उस दायित्व का ठीक से निर्वहन करते हुए जो मेरे लाभ है कंपनी से लूं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नैतिक, क्योंकि आप सर्वहित, पर्यावरण का हित, गांव जो नदी के किनारे है उसके नागरिकों का हित, उसको क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस सवाल को क्या करने का अधिकार है और क्या करना चाहिए, इसमें बहुत अंतर है। जैसे मान लीजिए मेरे कोचिंग में, इसी कोचिंग में इसका कोई जो मालिक है उसका अधिकार है कि चाहे तो सब पुरुषों को रख ले और कह दे कि मेरा अधिकार, जिसको चाहूंगा मैं तो कह सकता है। लेकिन ज्यादा उचित क्या होगा कि वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के रोजगार पर ध्यान दे, समावेशी रोजगार दे। उचित क्या है, अलग अलग वर्गों के लोगों को रोजगार दे। और अधिकार क्या है, मेरी कंपनी है, मेरी कोचिंग है, मैं जिसको चाहूं उसको नौकरी दे सकता हूं। अधिकार मेरा है कि मैं जिसको चाहूं नौकरी दे सकता हूं। लेकिन उचित यह होगा कि मैं, अगर पुरुष और स्त्री दोनों उपलब्ध हैं तो कुछ पुरुषों और कुछ स्त्रियों का चयन करो, अलग अलग वर्गों के लोगों का चयन करो। इसलिए अधिकार और उचित में क्या है, अंतर होता है। तो पहले सवाल की भूमिका कहां से लिखते कि नैतिकताएं कैसी हैं, प्रायः उपयोगितावादी, महत्तम लोगों के कल्याण पर आधारित है। किस पर आधारित है, सर्वहित पर आधारित है। किस पर आधारित है, सार्वभौमिकता पर आधारित है, मनुष्य को साध्य मानने पर आधारित है। और अधिकार कैसे हैं, व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत कल्याण के साधन है। तो दोनों में पहले भूमिका में अंतर कर देते। कहते हैं कि नैतिकता के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं। कौन कौन से, परिणाम सापेक्षतावादी और परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकताएं प्रायः महत्तम लोगों के महत्तम हित को नैतिक बताती हैं। वही परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकताएं प्रायः सार्वभौमिक साध्यों को नैतिक मानती हैं। इन दोनों ही नैतिकताओं में सर्वहित को व्यक्तिगत हित के ऊपर वरीयता दी जाती है। इस आधार पर यदि हम देखें तो नैतिकता का दायरा या नैतिकता का क्षेत्र व्यापक और समावेशी होता है, जबकि इसके विपरीत अधिकार व्यक्तिगत कल्याण के साधन है। अधिकारों के होने से हमारा जीवन बेहतर होता है, उनके उपभोग से हम अपना विकास कर सकते हैं। ऐसी दशा में कई ऐसे मसले आ सकते हैं जहां व्यक्तिगत कल्याण और सार्वभौमिक कल्याण, व्यक्तिगत हित और सर्वहित के बीच टकराव होता है। उदाहरण के लिए, मैं एक विद्यार्थी के तौर पर यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा हूं और उसी समय कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया। मैं अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा तो इंटरव्यू छूट जाएगा, और इंटरव्यू देने जाऊंगा तो उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाऊंगा। अगर मैं इसमें से पहले का चयन करता हूं कि मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा तो मैंने एक सार्वभौमिक नियम, जीवन रक्षा के आदर्श का पालन किया। यह समावेशी और सार्वभौमिक होने के कारण नैतिक था। जबकि इसके विपरीत मैं इसका भी चयन कर सकता था कि विद्यार्थी के तौर पर मेरा अधिकार है कि मैं परीक्षा में, इंटरव्यू में शामिल हों और अपने व्यक्तिगत कल्याण की बात सोचूं। यह मेरा अधिकार होने के बावजूद उस घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा की तुलना में ज्यादा वांछनीय नहीं है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकार केवल व्यक्तिगत वांछनीयता को बताते हैं, जबकि नैतिकताएं सामाजिक वांछनीयता के आधार पर, सार्वभौमिक वांछनीयता के आधार पर खड़ी हुई आचार संहिताएं। ऐसा कह के सवाल को, यही कथन जो है इस भाव को पुष्ट करना चाहता है। बात समझ में आई? तो ये सवाल था, इसमें तुमको ऐसे उदाहरण देने चाहिए थे जिन उदाहरणों में तुमको एक तरफ अधिकार की बात रखनी चाहिए थी, इंटाइटलमेंट की बात रखनी चाहिए थी, दूसरी तरफ सार्वभौमिकता की, सर्वहित की बात रखनी चाहिए थी। दोनों में अंतर दिखा कह देना चाहिए था
कि हर अधिकार की मांग नैतिकता के साथ संगत नहीं होती और हर नैतिकता अधिकार के साथ व्यक्तिगत अधिकार के साथ संगत नहीं होती। अधिकार केवल ये बताते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और नैतिकता ये बताती है तुमको क्या करना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों बात एक दूसरे से अलग अलग है। अब अगला सवाल है, कलाम का स्टेटमेंट है, फिर से कहां गया, 86 में, किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनाना है तो दृढ़ता से मानता हूं 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव कर सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। ये है देश और ये है खूबसूरत मन, है ना। जाओ जाओ बैग लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्यों शर्म कर रहे हो। जब पीछे मुड़ता हूं तो उसमें अवसर रहता है, जल्दी घूम गया तो उनसे बैग छोड़ दूं। बताइए, अगर आप इसको समझ लें, खूबसूरत मन, इसका मतलब है कैसा मन इथिक्स में, नैतिक मन। नैतिक मन का मतलब मूल्यों वाला मन। कैसे बनता है? 3 बातों से बनता है मूल्यों वाला मन। एक, ज्ञान, नॉलेज। किससे बनेगा? नॉलेज से। दूसरा किससे बनेगा? दूसरा बनेगा संवेदनशीलता से। कैसी संवेदनशीलता? विकसित संवेदनशीलता, डेवलप्ड सेंसिबिलिटीज। डेवलप्ड सेंसिबिलिटीज, विकसित संवेदनशीलता। तीसरा, एटीट्यूड। किससे? आवृत्ति। इससे क्या होता है? जो हमारा मन है केवल मन तक नहीं रह जाता, मन से तन तक आता है, व्यवहार में परिवर्तित होता है। 3 बातों से हम देश को भ्रष्टाचार से बचा सकते हैं और देश के निवासियों का मन खूबसूरत कर सकते हैं। देश का यहां ज्यादा महत्व तो नहीं, क्योंकि देश के बारे में जो कुछ भी होगा वो इसी मन से ही होगा। यही मन तय करेगा कि देश कैसा हो। 3 चीजें हैं जिनका अगर हम विकास कर दें किसी मन में तो मन सुंदर या खूबसूरत बन जाएगा। अब जरा देखो, नॉलेज किस बात का? क्या सही क्या गलत है, व्हाट इज राइट, क्या उचित है। कहां से सीखते हैं हम क्या उचित है? प्राय हम सीखते हैं किससे? शिक्षा से। शिक्षा देने का दायित्व शिक्षक का है। तो इसका मतलब है कि शिक्षक की भूमिका किसमें है? मूल्यों की अंडरस्टैंडिंग में। ज्ञान, भावना, क्रिया, 3 चीजें होती हैं तो आदमी सुंदर बनता है। ज्ञान देने का काम शिक्षक का है, कई बार माता पिता का भी है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षक वही है। तो दोनों की भूमिका है। तुम्हारे जितने शिक्षक हैं बेसिकली क्या करते हैं? तुम्हारा मूल्य तैयार करते हैं, हमारे वैल्यूज तैयार करते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज, जस्टिफिकेशन, क्या बात सही है क्या गलत है, तर्कशील बनाना हमको, बौद्धिक बनाना हमको, सही गलत की समझ
कैसे करेंगे इसकी क्षमता विकसित करना हमको। तो ज्ञान में ही, ज्ञान ही नहीं, केवल इस ज्ञान के संदर्भ में तमाम तरह की क्षमताएं हैं, हमारी बौद्धिकता का विकास है। यहां बता सकते थे कि जो नैतिक मन है कैसे बनता है, दो पक्षों से बनता है। कैसे? एक बौद्धिकता और दूसरा भावना। अच्छी भावना वाला मन सुंदर है, और जिसमें तर्कशीलता है, बौद्धिकता है, वो मन सुंदर है। इसमें एक रोल किसका है? ज्ञान का, शिक्षा का, जहां से हम चीजें समझते हैं, सही गलत की पहचान करते हैं। और दूसरा है विकसित संवेदनशीलता और अवृत्ति। इसके संदर्भ में तुम कहोगे कि प्रायः हमारी जो संवेदनशीलता होती है वो किससे होती है? ये पैदा होती है हमारी परवरिश से, हमारे परिवार से, जिसको कहते हैं संस्कार से। इनसे हमारा एटीट्यूड और हमारी संवेदनशीलता तय होती है। जैसे घर में मैं अपने पिता को माता के साथ सम्मान से बात करते देखता हूं तो मैं समतामूलक व्यवहार सीखता हूं, मैं बराबरी का। तो एक ऐसा बच्चा जो कम पितृसत्तात्मक या गैर पितृसत्तात्मक परिवार में पला होगा उसका स्त्रियों से व्यवहार, और एक जो पितृसत्तात्मक परिवार में पड़ा होगा उसका स्त्रियों के प्रति व्यवहार कैसा होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों के एटीट्यूड में फर्क है, दोनों के संस्कार में फर्क है। एक बच्चा जिसने कभी अपने माता पिता को चिल्लाते और लड़ते नहीं सुना है, प्राय पाओगे वो भी लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, चीखना, इस तरह की आवृत्ति नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने देखा है कि उसके घर में स्वीकार्य बात नहीं है। तो हम जब किसी व्यक्ति को एक नैतिक व्यक्ति में तब्दील करते हैं तो उसमें उसके मनोविज्ञान का, उसकी भावना का, संवेदनशीलता का और उसके ज्ञान का, तीन तत्वों का महत्व होता है। तुमने पढ़ा है कि एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड स्प्रिंग इफेक्ट, ये तय करता है हम करेंगे क्या। और नैतिकता क्या होती है? जो बताती है हमको क्या करना। सुंदर मन के लिए दोनों जरूरी है, जो अच्छा करता हो और जो अच्छा जानता हो। क्या अच्छा है ये जानने वाला और साथ में अच्छा करने वाला। इससे हमारे देश को हम क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, और इसी से हम सत्य निष्ठा विकसित कर सकते हैं, इसी से हम। तो ये बात समझा कि तुमको तीन कॉन्सेप्ट में, ये वाला ईआई है ना, ये एटीट्यूड है और ये नॉलेज, तीन कंपोनेंट हैं जो नैतिकता में सहायक है। इस तरह के स्टेटमेंट को व्याख्यायित करना चाहिए। तीसरे का सी और सरल है, बहुत गणितीय किस्म का सवाल है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। ठीक है, तो ये वाले सवाल में अगर ये तीनों बातें दिखा देते कि वैल्यूज का नॉलेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या पढ़ा था? जन्मजात होता है कि अक्वायर किया जाता है? अक्वायर किया। इसमें तीनों बातें कैसी? आवृत्ति बनती है, अक्वायर्ड है, नॉलेज भी अक्वायर्ड है, और संवेदनशीलता भी। जो चीज अक्वायर्ड है वो कहां से आती है? शिक्षा से, शिक्षकों से और परिवार से। इसलिए कहा कि इन तीन लोगों की सबसे प्रमुख भूमिका है। ठीक है, क्योंकि यही तीन जो हम एक्विजिशन करते हैं, अर्जन करते हैं, उनमें सबसे तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, कहां? इसी में, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो किसे पाने के बाद क्या छोड़ना पड़ा। साल का पेपर मुझे लगता है बहुत आसान है, सबसे आसान पेपर, पिछले वर्षों में सबसे आसान पेपर। क्या छोड़ना पड़ा, बहुत आसान सवाल है, तुम कर लोगे, जैसे सुनोगे पता चल जाएगा तुमको। देखो क्या करना है, सफलता का मायने दिखा दो संकीर्ण और तुम्हारा आइडिया दिखा दो व्यापक।
तो जब हम सफलता की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है जो सफलता है वो बहुत कुछ छोड़कर मिली है। जैसे सफलता का आइडिया किसका है, मनुष्य का, इसी का आइडिया है सक्सेस। एक कोई मनुष्य तय करता है कि वो सफल हुआ या नहीं हुआ, और इस सफलता में क्या तुम जब देखते हो, इस सक्सेस या सफलता में तुम प्रायः, पहले इसको खोल लो, इसमें है गुणवत्ता परक। यही है कि अगर हमारा जीवन गुणवत्ता परक है तो हम क्या मानते हैं कि हम सफल हो गए। गुणवत्ता परक जीवन का क्या मायने, तो सबसे ऊपर था सफलता। सफलता का मतलब गुणवत्ता परक जीवन। गुणवत्ता परक जीवन का मतलब कैसा जीवन, लाइफ फिल्ड विथ प्लेजर्स, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन है तो गुणवत्ता परक है। और सुख बराबर है कौन सा सुख, इंद्रियजन्य सुख। इंद्रियजन्य सुख कहां से आएगा, शारीरिक सुख जिसको कहते हो, यही है। कौन सा सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख। ये कहां से आता है, ये आता है वस्तुओं के उपभोग से। और उपभोग कहां से आता है, क्रय शक्ति से। इसका मतलब सफलता का क्या मायने हो गया, क्रय शक्ति बढ़ाना सफलता है। सवाल पूछा गया सफलता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो हमको पहले सफलता का एक मायने तैयार करना है जिसको लोग सफलता का मायने मानते हैं। और सफलता का मायने वही है जिसमें हम मानते हैं कि इसी क्रय शक्ति को क्या करना, इसी को बढ़ाना। जितना ये बढ़ेगा उतना हमारा जीवन सुखमय होगा, उतना हमारा जीवन गुणवत्ता। अब देखो, मनुष्य की जो संकल्पना तुमने पढ़ी थी, ये मनुष्य है, इसके बहुत सारे संकाय पढ़े थे। कहा था ये मनुष्य संवेगात्मक प्राणी है, ये सामाजिक प्राणी है, ये बौद्धिक प्राणी है, ये आध्यात्मिक प्राणी है। बहुत सारा है। ह्यूमन बीइंग इज अ स्पिरिचुअल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज एन इमोटिव बीइंग, इज अ सोशल बीइंग, रैशनल बीइंग, नैतिक प्राणी है, मानसिक प्राणी है। बहुत है ना, ये मानसिक भी है, ये शारीरिक भी है, ये नैतिक भी है, बहुत है। तो जब हम मानते हैं कि सफलता केवल शारीरिक सुख में है, तो इसका मतलब हमने क्या मान लिया, ये वाला जो हमारा संकाय है, इसी शरीर से जुड़ी हुई है हमारी भौतिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, और इन्हीं इच्छाओं को हमने क्रय शक्ति से पूरा करें। जब इसमें हम क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट इसको महत्व देते हैं, तो क्या होता है, हमारा संवेगात्मक पक्ष, हमारा सामाजिक पक्ष, हमारा बौद्धिक पक्ष, हमारा मानसिक पक्ष, हमारा आध्यात्मिक पक्ष, हमारा ये सब छूट जाता है। क्रय शक्ति बढ़ाने में जब भागते हैं हम, तो धीरे धीरे हम नैतिकता को क्या कर देते हैं, केवल क्रय शक्ति बढ़ाना हमारी जिंदगी का क्या होता है, लक्ष्य। किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब केवल क्रय शक्ति बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं और संवेदनशीलता खत्म हो जाती, सामाजिकता खत्म हो जाती। हम सामाजिक प्राणी नहीं रहते, समाज के बारे में सोचने वाले प्राणी नहीं रहते। हमारे मानसिक सुखों की दुनिया नष्ट हो जाती, हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। और तुमको कहा था कि
शारीरिक सुख और मानसिक सुख में मानसिक सुख श्रेष्ठ होते हैं। यही पशु से मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, क्योंकि मानसिक सुख साहित्य से मिलने वाला सुख, कला से मिलने वाला सुख, ये पशुओं के पास। लेकिन एक मनुष्य जो केवल क्रय शक्ति बढ़ा रहा है, वो असल में मानसिक सुखों को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो सफलता क्या है? इस लिहाज से जो कथन है ये क्या कह रहा है कि जो आपका सफलता का मायने है, वो सफलता का मायने आपको बहुत कुछ छोड़ने के बाद मिलता है। इसलिए आपको सफलता किस लिहाज से तय करनी चाहिए कि कितना पाया और कितना खोया। खोया अगर ज्यादा और पाया बहुत कम तो उसको सफलता नहीं मानना चाहिए। तो ये कथन कह रहा है सफलता का जो हमारा मानक है उसको अब ऐसे गढ़ना चाहिए जिसमें अचीव की गई चीजें और लूज की गई चीजें, इन दोनों की एक ऐसी तालिका होनी चाहिए जिसमें हम ये देख सकें कि जिसको हम पाना समझते हैं उसको पाने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और इस लिहाज से हम क्या कहेंगे, तब ये सफलता सफलता नहीं है। इस लिहाज से ये सवाल तुम्हारे बहुत सारे जो शंकाएं होते हैं मनुष्य के, उनको ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। बात समझ में आई? कर लोगे सवाल? तो इसलिए कहा था कि सवाल आसान है, ये गणती है। पिछला वाला सवाल भी आसान था जिसमें खूबसूरत मन बनाना था। खूबसूरत मन का क्या करना था, 3 कंपोनेंट ढूंढ लेना था। मन सुंदर कैसे बनेगा? ज्ञान हो, भावना हो और एटीट्यूड हो। वो सवाल भी आसान है। जितना टारगेट तरीके सवाल को जो तुमने पढ़ रखा है उसके आधार पर उस पूरे आइडिया को विकसित कर लो या खोल लो तो तुम सवाल को ज्यादा बेहतर तरीके से लिख पाओगे। अब इसके बाद जो सवाल है, कौन सा है भाई? ये 2 सवाल है, इसको भी देख लो। सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। ठीक है। गवर्नेंस क्या होता है? व्हाट इज गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस पर सवाल है, तो गवर्नेंस क्या होता है? व्हाट इज गवर्नेंस? एकदम टारगेट परिभाषा बताओ। सुशासन, शासन क्या होता है? गवर्नेंस क्या होता है? नीतियों का निर्माण भी ना। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस थ्रू विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड इज नोन एज गवर्नेंस। निर्णय की प्रक्रिया और जिस तरीके से निर्णय लागू किए जाते हैं इसको गवर्नेंस कहते हैं। अब अगर इसी निर्णय की प्रक्रिया के साथ बहुत सारे नैतिक मानक जोड़ दिए जाएं और उसको इंप्लीमेंट करने में भी कुछ नैतिक मानकों का ध्यान रखा जाए तो क्या बन जाता है? तो शासन की परिभाषा किसमें तब्दील हो जाती है? सुशासन, गुड गवर्नेंस। तो शासन है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना और निर्णय को लागू करना, इनके पीछे अगर कुछ नैतिक आधार जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाता है? सुशासन बन जाता है। कौन कौन से नैतिक आधार होते हैं? अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी, इफेक्टिवनेस होता है, कंसेंसस, सब पढ़ा होगा ना, कंसेंसस होता है। कंसेंसस है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिवनेस है, इक्विटी है, इफेक्टिवनेस है, फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ है। हालांकि रूल ऑफ लॉ का मतलब वहां कैसे लॉ होगी उसकी व्याख्या करनी होगी तुमको। फेयर लॉ, जिन लॉज में खास तौर माइनॉरिटीज का ध्यान रखा गया। गुड गवर्नेंस में बात शामिल होती है कि माइनॉरिटीज का ध्यान रखा गया, जो वंचित वर्ग है उनका ध्यान रखा गया। और पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन भी है पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। ये क्या है? ये 8 घटक हैं किसके? गुड गवर्नेंस के।
तो गुड गवर्नेंस हम उसको कहते हैं जो कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, अकाउंटेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस होती है, इक्विटी होती है, लॉ को फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है ना, और जिसमें इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस होती है। 8 लक्षण जहां होते हैं उसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सब चीज का अलग अलग मायने है। कंसेंसस का मायने है कि सारे स्टेक होल्डर्स को निर्णय लेने में शामिल करना, ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस का मायने है समय सीमा के भीतर गुणवत्तापरक तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान करना, जिसको सिटीजन चार्टर से ले आते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मायने है सूचनाओं का खुलेपन के साथ उपलब्ध होना, जिसको आरटीआई से ले आते हैं। तो आरटीआई, सिटीजन चार्टर सब क्या है? अलग अलग गुड गवर्नेंस के आधार को ले आने का तरीका। इसी को हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार खत्म। अभी आप प्रॉबिटी पढ़ रहे हैं, प्रॉबिटी में आपने पढ़ा भ्रष्टाचार आता कैसे है, प्रॉबिटी नष्ट कैसे होती है, और फिर आप देखेंगे उसको गुड गवर्नेंस से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उस आइडिया गुड गवर्नेंस के पीछे एक पूरा मॉरल आइडिया काम करता है कि समावेशन होना चाहिए, सभी का निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए, निर्णय में सबकी राय सुनी जानी चाहिए, निर्णय ऑब्जेक्टिव आधार पर लिए जाने चाहिए, निर्णयों से समानता बढ़नी चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए, इफिशियंसी बेहतर होनी चाहिए। इस तरह के तमाम मानकों को हम कहते हैं गुड गवर्नेंस के मायने। तो आपको 8 मानक गुड गवर्नेंस के पता होने चाहिए। अब उस गुड गवर्नेंस के मानक के पता होने के बाद सवाल क्या कह रहा है, सुशासन से क्या समझते हैं आप? पहला भाग हो गया। पहले आप बताइए शासन क्या है, गवर्नेंस क्या है, और फिर बता दीजिए गुड गवर्नेंस क्या है। बता दीजिए कि 8 नैतिक मूल्यों को जब हम जोड़ देते, जो उत्तरदायित्व, सहभागिता, मतैक्यता, सब में सहमति, मतों में निर्माण में सहमति, और इफेक्टिवनेस, उसकी क्या कहेंगे, प्रभावशीलता, उसमें रेस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायित्व, इस तरह के तमाम लक्षणों को हम जोड़ दें किसमें? निर्णय लेने में और निर्णय को लागू करने। निर्णय लेना और निर्णय लागू करना, यही 2 काम गवर्नेंस के साथ जुड़े हुए, 2 ये फंक्शन है। उनके साथ अगर इन 8 बातों को निर्णय लेते समय और निर्णयों को लागू करते समय जोड़ दें तो क्या बन जाता है? सुशासन बन जाता है। पहला भाग हो जाएगा। दूसरा भाग है राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई। अब ई शासन से क्या होता है? ई शासन से जो ह्यूमन पोल्यूशन, आपने पढ़ा था कि जितने हमारे नैतिक आदर्श हैं उनमें 2 कारणों से गिरावट आती है, एक संस्थाओं और एक व्यक्तियों के कारण। व्यक्तियों में अगर सत्यनिष्ठा नहीं है, व्यक्तियों में नैतिकता की प्रेरणा नहीं है, जो व्यक्ति संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनमें उन संस्थाओं का एप्टीट्यूड नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, विस्तार से कई बातें बढ़ाई थी। तो क्या करते हैं, वो हमारे गुड गवर्नेंस के आइडिया को डाइल्यूट कर देते हैं। और अगर संस्थाओं में आरटीआई नहीं हो, सिटीजन चार्टर नहीं हो, उसमें प्रभावी तरीके से उत्तरदायित्व को नियंत्रित तो भी होगा। तो इसी का समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब हम ई शासन में जाते हैं तो ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर देते हैं। मनुष्य को क्या कर दिया, अभी से हटा दिया। कहां? डिलीवरी में। डिलीवरी वाले साइड में मनुष्य को हटा दिया। जैसे डिलीवरी वाले साइड से मनुष्य को हटा देते हैं, जो डिस्क्रिशन होता है, विवेकाधीन शक्ति, मनमानापन, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता तो व्यक्ति के साइड से जो भ्रष्टाचार आ रहा था वो रुक जाता है। तो डिलीवरी के जितने गुड गवर्नेंस के मानक हम मिलने शुरू हो जाते हैं। इस आधार पर हम ई शासन से क्या कर पाते हैं, जो गुड गवर्नेंस के आइडियाज हैं उनको हासिल कर पाते हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। डिस्क्रिमिनेट कौन करता है? मनुष्य डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो अगर हमको पता चलता है कि मनुष्यों के कारण क्या हो रहा है, हमारे गुड गवर्नेंस के आइडिया में समस्या आ रही, उसके लाभार्थियों को पहचानने में या लाभ वितरित करने में समस्या आ रही, तो हम उसी को व्यक्तियों को हटा दी। जैसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, उसमें क्या हुआ,
एक व्यक्ति के यहां से पैसा लेने आप नहीं जाएंगे। व्यक्ति पैसा बांटता, मनमानापन कर सकता था, सीधे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, या मनमानापन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ऐसी कुछ पहल जो तुमने पढ़ी हो अलग अलग राज्यों में, उसका इस उदाहरण के साथ जिक्र कर दो तो सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इस सवाल के दो भाग थे। एक भाग में आपको जो हालिया पहल है उनका जिक्र करना था, और पहले वाले भाग में सुशासन के बाद बताना था कि दो जगह से सुशासन में गड़बड़ी आती है। एक इंस्टीट्यूशन से, उसमें अगर उसका फंक्शनिंग ठीक नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा व्यक्तियों से। ई शासन क्या करता है, इसी को दोनों समस्याओं का निदान करने की कोशिश करता है, खास तौर पर व्यक्तियों वाले स्तर पर, जहां डिस्क्रिशनरी पावर, मनमानेपन को, भेदभाव को, निष्पक्षता के वायलेशन को रोक सके, पक्षपात को रोक सके। तो ये बात कह के सवाल को हल कर सकते थे। दूसरा इसका हिस्सा है कौन सा, ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। सवाल बेसिकली यहां से, इसलिए मैंने कहा कि इस साल सवाल बहुत आसान है, इसमें सवाल अंत में होता है। पहले आप जो पढ़ते थे पिछले ईयर्स की क्वेश्चन, उसमें क्या था, पहले भाग में भी सवाल, दूसरे भाग में सवाल, तीसरे भाग में सवाल। यहां क्या है, एक सवाल है, उसके पहले लंबा स्टेटमेंट है, तो उसमें कहां मुश्किल है। ठीक है, इसके ऊपर वाला भी आधा सवाल तो आपके गवर्नेंस से ही पूछ लिया, इसमें क्या दिक्कत थी। तो इसमें इथिक्स का कंटेंट कम था, इसलिए आपको आसानी होगी। इस वाले में सवाल सिर्फ एक है, ऑनलाइन पद्धति से वंचित वर्गों के संदर्भ में। अब आप तीन बातें इसमें बता सकते हैं। आपको कहा था एथिक्स का सवाल हल करते समय मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, और दो तीन बड़े मूल्य हैं जो ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन तमाम बातें जो शामिल हैं, उनमें वंचित वर्गों के संदर्भ में हानियां पैदा कर सकते हैं। क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है कि विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो मामला समानता का है। कॉन्स्टिट्यूशन के समानता एक हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ऑनलाइन पद्धति में समानता के नियम का प्रायः वंचित वर्गों के संदर्भ में पालन करना कठिन होता है। किस किस तरह की असमानताएं हैं, लैंगिक असमानता है। अभी भी जो डिजिटल मोड्स हैं उनमें स्त्रियों की पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है, ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच शहरों की तुलना में कम है, जहां पहुंच है भी उसकी गुणवत्ता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो इसका मतलब सेवा की गुणवत्ता और सेवा तक पहुंच। मान लीजिए शिक्षण एक सेवा है, एक कोचिंग चल रही या एक यूनिवर्सिटी चल रही। उस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता था फिजिकल क्लास में, तो वहां गरीबी और अमीरी का बैरियर टूट जाता था, क्योंकि पढ़ाने वाला शिक्षक दोनों को समान रूप से कक्षा में पढ़ाता था। लेकिन अब उसका लेक्चर आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन लेना है। आप शहर में हैं एक आदमी और दूसरा आदमी गांव में। गांव वाले आदमी के पास इंटरनेट की सुविधा या तो नहीं है, और है तो उसकी गुणवत्ता खराब है। इस दशा में जो ग्रामीण विद्यार्थी होगा उसकी शिक्षा जैसी जरूरी चीज तक पहुंच में क्या आ रही, बाधा आ रही। तो इससे कौन सा मूल्य डाइल्यूट हो रहा है, समानता का मूल्य डाइल्यूट हो रहा है। बहुत सारी बुनियादी चीजें जिनमें नागरिकों के क्षेत्र, उनका ओरिजिन, उनका उद्भव कहां से है, किस समुदाय के हैं, कहां से आते हैं, इस बात का भेदभाव ऑफलाइन मोड में नहीं होता था, उस तरह की दिक्कत ऑनलाइन मोड में। मान लो कोई एक कमरे के मकान में रहता है, वहीं घर के 5 सदस्य रहते हैं। जब वो काम करने अपने दफ्तर आता था तो वहां दफ्तर में अपने स्पेस में बैठकर काम करता था।
लेकिन अब उस आदमी को घर में बैठ के, गरीब आदमी है, घर में बैठ के काम करना पड़ रहा है, उसी में उसका पूरा परिवार एक कमरे में रहता है, तो उसके लिए काम करने का जो स्पेस है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके पास प्राइवेसी नहीं, उसके पास काम करने का जो पर्सनल स्पेस बहुत सारे लोगों के पास उपलब्ध है, उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब ये तो एक समस्या है। हमको काम करने के लिए प्राइवेसी चाहिए, हमको काम करने के लिए गुणवत्तापरक इंटरनेट चाहिए, हमको तकनीक तक हमारी पहुंच चाहिए। ये सब बातें ऑनलाइन मोड में कई बार सुलभ नहीं है। दूसरा बड़ा मूल्य जो वायलेट होता है न्याय। जब हम वर्गों के संदर्भ में इसकी बात करते हैं और कहते हैं कि इससे हमारे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, कुछ वर्गों को अधिकार मिल पा रहे हैं, कुछ को नहीं मिल पा रहे हैं, और खास तौर पर कौन वर्गों को नहीं मिल पा रहे हैं, जो समाज के वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, डिप्राइव्ड। अब जरा बताओ, पूरे न्याय का आइडिया किस पर टिका हुआ है? वंचित वर्ग के उत्थान पर टिका हुआ है। और इस प्रक्रिया से क्या हो रहा है? वंचित वर्ग की वंचना बढ़ रही है। किसको फायदा हो रहा है इस प्रक्रिया से? जो पहले सशक्त वर्ग है उसी को फायदा हो रहा, वंचित वर्ग को। तो इसका मतलब न्याय का आइडिया प्रभावित हो रहा है। तो दो बड़े मुद्दे इसमें शामिल हैं, एक जस्टिस का, दूसरा इक्वालिटी का। इनसे कह सकते हो, अब इसमें और इसके तमाम उप खंड बना सकते हो। समानता में कौन कौन समानता, अवसर की समानता, फला समानता, ये समानता, तमाम तरह की समानताएं होती, उन समानताओं को विभाजन कर दो। न्याय में तरह तरह की, जैसे मैंने कहा लैंगिक न्याय, एक स्त्री के लिए ना, खास तौर पर उसके लिए पुरुष की तुलना में अपने परिवेश की बाधाएं ज्यादा होती हैं। तो जब स्त्री और पुरुष दोनों को ऑनलाइन मोड में काम करना पड़ता है तो पुरुष के संदर्भ में बाधाएं कम होंगी, स्त्री के संदर्भ में ज्यादा होंगी, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा पैट्रियार्कल स्पेस भी जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से कह सकते हो कि इसमें समानता के साथ साथ लैंगिक न्याय का मुद्दा भी शामिल है। तो सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, तमाम अलग अलग वर्गों के संदर्भ में न्याय, जितने डिवीजन उनका और बढ़ जाना, इसको पहचान कर दिखा सकते थे कि इसमें इस तरह से नैतिक मुद्दों की पहचान की जा सकती है। तो कल्याण का जो आइडिया है, जिसमें बताया है कि क्षमता निर्माण करते हैं ना, जो अमर्त्य सेन का आइडिया है, कौन सा, एक्सेस और कैपेबिलिटी, उसका जिक्र कर सकते हो। एक्सेस और कैपेबिलिटी का, एक्सेस से हम क्या करते हैं? एक्सेस से, पहुंच से हम बनाते हैं क्षमताएं। जिनमें क्षमताएं पहले से कम है उनमें अगर पहुंच नहीं है तो क्षमता निर्माण कम हो रहा है, और क्षमता निर्माण कम हो रहा तो सेन ने कहा न्याय नहीं हो रहा है। न्याय का जो उनका सिद्धांत है विकास का, बेसिकली डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के आइडिया के लिए उन्होंने कहा कि विकास होने के लिए जरूरी है कि पहले कुछ बुनियादी चीजों तक सबकी एक्सेस हो, और उस एक्सेस से सबकी कैपेबिलिटी बढ़े, और उस कैपेबिलिटी से फिर आप कहां ले जाएंगे? डेवलपमेंट पर ले जाएंगे। तो डेवलपमेंट के आइडिया पर बता सकते थे। ऐसे ही सवाल जो था ना तुम्हारा एक, वो भी कि जो समानुभूति और उससे निर्णय लेने में मदद मिलती है, उसमें भी सेन का एक एग्जाम्पल है, बड़ा काम का है। विकास और स्वातंत्र नाम की किताब में उन्होंने दीनू, रोगिणी और बिसन्नो, तीन का जिक्र किया है कि तीन लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, और एक स्त्री है जो अपने उपवन की सफाई करवाना चाहती है। उसके पास केवल एक रोजगार देने की क्षमता है, और उस रोजगार को बांटा नहीं जा सकता। और तीनों की दशा बताई है, जिस पर कल चर्चा करेंगे। तीनों की दशा सेन ने बताई है कि तीनों ऐसे हैं जिनकी हालत तीनों की खराब है। जब वो स्त्री जिसको रोजगार देना है पहले की दशा सुनती है तो उसको लगता है इसी को रोजगार दे देना चाहिए। फिर जब दूसरे की सुनती है पाती कि इसकी स्थिति तो और बुरी है कुछ मामलों में, और तीसरे के बारे में कुछ और पता चलता है, तब जब निर्णय लेना होगा आपको, सवाल था ना एक कि निर्णय लेने में केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि समानुभूति और करुणा की, तो उसमें सेन ने दिखाया कि कैसे हमारा निर्णय कई मामलों में मुश्किल होता चला जाता है जब केवल नैतिक गुणों से आप निर्णय नहीं ले पाते। तो ये स्वातंत्र और विकास नाम की किताब में सेन का उदाहरण है तीन स्त्रियों का।
रोगिणी, दीनू और विसन्नों का ना, उसका भी एग्जाम्पल तुम दे सकते थे। तो इस सवालों में मैंने एग्जाम्पल इस्तेमाल कम किया है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम लोग इसमें जोड़ सकते थे जिनसे तुम इस तरह की बात बता सकते थे। चौथे सवाल तक हम लोग कर पाए। इन सवालों को लिखने की एक बार कोशिश करना, इसका आइडिया बता दिया है। और कितने सवाल बच गए? थियरी में कितने बच गए? रूस और यूक्रेन बच गया है। बहरहाल सवाल मुझे देख के यही लगा कि इस साल का पेपर बहुत ऑर्डिनरी पेपर है, सरल पेपर है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कल देखते हैं।